बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इसके साथ साथ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीद है और नया शो है, और नए शो के साथ मैं वही पुरानी माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद है उज़ैर मलिक। सुबह बखैर जनाब, खुश आमदीद कहते हैं आपको सुनो पाकिस्तान में। और पंजाब में बड़ी ज़बरदस्त पहली खबर है कि 25 साल बाद बसंत का तारीखी त्यौहार दोबारा मनाने की तैयारियां उरूज पर चल रही हैं। 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है और कुछ ही दिन के बाद यानी 9 दिन के बाद लाहौर में एक बार फिर से बो काटा की आवाज़ें बुलंद होंगी। अवाम इस मामले पर बहुत पुरजोश हैं, खुश हैं। हुकूमत भी बसंत को महफूज बनाने के लिए हर इक़दामात उठा रही है। दफ़ा 144 के तहत पतंगों पर शख्सियात या मकामात की तस्वीर पर भी पाबंदी इसी सिलसिले की एक कड़ी ही है। और जनाब, ये पाबंदियां तो आज हो गई हैं। चलें, अब पाबंदियां लगी हैं, यानी कि बसंत का त्यौहार जो है वो बस करीब करीब है। और बसंत का त्यौहार सब त्यौहारों का बादशाह हुआ करता था। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह बचपन में हम बसंत मनाया करते थे वो यादें दोबारा से ताज़ा हो जाएं और हम फिर एक बार फिर से जो है आपका बसंत पे क्या किरदार होता था वहाँ? गुड्डियाँ कटती हैं तो पकड़ने का या चरखी पकड़ने का। आप बड़ी ऑनेस्ट है, मुझे पता था आप ऑनेस्ट आंसर देंगी। मैं तो ऑब्वियसली मैंने कहा कि सच इस बार आपने रोल चेंज करना मैं है। इस बार आपने चरखी किसी को पकड़ानी है, बल्कि चरखी तो अलाउ ही नहीं है, पिन्ना अलाउ है। पिन्ना अलाउ तो बस वो पकड़ाने की भी जरूरत नहीं है, आपने पतंग खुद उड़ानी है। मैं यही सोच रही हूँ कि अगर मैं झूठ बोल देती तो आप कहते चले अब पतंग उड़ा के दिखाए, तो फिर ये तो, लेकिन ये है कि काट में लूंगी काटने में बड़ी बड़ी दुनिया एक्सपर्ट है। यार, आज के प्रोग्राम के हवाले से ही बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में जारी कशमकश क्या किसी बड़ी सियासी तब्दीली का इशारा है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाजरीन, डॉक्टर्स जो दूसरों का इलाज करते हैं उन्हें खुद क्यों इलाज की ज़रूरत पड़ रही है, इस खौफनाक इंकशाफ से भी पर्दा उठाएंगे। और सुनो पाकिस्तान में खुसूसी मेहमान भी हमारे साथ होंगी, बहुत ही यंग राइटर वानिया फातिमा, जिनके नावल जो है वो बहुत उनके चर्चे हैं। तो आपने सुनो पाकिस्तान, यस, डेज एंड नाइट्स, तो इनके बहुत चर्चे हैं जी। आपने जुड़े रहना सुनो पाकिस्तान के साथ और 2 घंटे आपने कहीं नहीं जाना, अपनी सीटों पर विराजमान हो जाए और सुनो पाकिस्तान ट्यून कर लें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। कराची में सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर जो है वो हाई हो रहा है। सानिहा गुल प्लाजा पर तनकीद के बाद सिंध हुकूमत और एमक्यूएम जो है वो एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और एमक्यूएम ने वज़ीर आला और मेयर कराची से फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए कराची को आर्टिकल 148 के तहत वफाकी कंट्रोल में देने की बात कर दी है। सियासी फ़ज़ा इस वक्त हम देख रहे हैं मुक़्तदर हुई है, जबकि एमक्यूएम की तरफ से दावा किया गया है कि अहम क़यादत से अचानक सिक्योरिटी वापस ली गई है। सिंध हुकूमत का दावा था कि ये महज प्रोपेगेंडा है और किसी से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई है। तो मामला उस वक्त मजीद उलझ गया जब आईजी सिंध ने सिक्योरिटी वापसी से लालमी का इजहार कर दिया, जबकि तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने पुलिस की कमी को मुमकिन वजह करार दिया। शर्जील मेमन का मौक़िफ़ है कि जब प्यारे मलबे तले दबे थे तब एमक्यूएम 18वीं तरमीम के खात्मे की सियासत कर रही थी। ताहम शदीद अवामी और सियासी रद्दअमल के बाद अब एमक्यूएम क़यादत की सिक्योरिटी बहाल तो कर दी गई है। क्या ये महाज आराई सिंध को किसी नए इंतज़ामी बहरान की तरफ लेकर जाएगी? इसी पर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर सीनियर रहनुमा सहर कामरान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि इस वक्त एमक्यूएम क़यादत की सिक्योरिटी की पोजीशन क्या है? क्या उतनी ही सिक्योरिटी उन्हें वापस कर दी गई है जितनी उन्हें पहले दी गई थी, और क्या कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जा रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। देखिए, बात ये है कि मैं समझती हूँ कि एक सानहे के ऊपर जिसमें इतनी कीमती जानों का ज़िया हुआ, ज़रूरत तो इस बात की थी कि हम जो वजूहात तलाश करते और सब स्टेक होल्डर्स जो कराची के हैं वो मिल के बैठते और कोशिश ये करते कि हम आगे के लिए बेहतरी का जो अमल है उसको जारी रखें। लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर जिससे पूरा शहर नहीं पूरा मुल्क रंजीदा है, कीमती जानों का ज़िया हुआ है, उस पर जो है वो सियासत हो रही है पहले दिन से। ये नहीं कि मैं आज की बात करूं, ये पहले दिन से। और सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कराची के जो वाक़यात हैं, जो हालात हैं, यकीनन इसकी जिम्मेदारी सब पे आयद होती है। और एक हादसे को सानहा बनाना और
उसके अंदर जो कीमती जानों का ज़िया है, उसको आगे इस किस्म की चीज को रोकने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए थी। मगर एक दफा फिर कराची के अंदर नफरत, तकसीम, अलहदगी की बातें हो रही हैं। कराची के अंदर जो इश्यूज हैं वो एक दिन में खड़े नहीं हुए। यकीनन अब कोशिश की जा रही है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेहतरीन जो है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, बेहतरीन सेहत का निज़ाम हो और हर चीज जो है वो बेहतर तरीके से हो। लेकिन इस हादसे के अंदर एक चीज जो सामने आई कि जो इमारतें खड़ी कर दी गई हैं उनके अंदर जो है फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है। और फायर फाइटिंग सिस्टम का ना होना जो है वो हादसात का बाइस बनता है। तो ये एक अहम चीज थी कि एक जो है इसका इत्तलाक कराया जाए और जिसके ऊपर जो है सिंध हुकूमत ने जो है एक्शन भी शुरू कर दिया है। लेकिन MKM ने एक बार फिर जो है नफरत को, अलहदगी की सियासत को हवा दिया। ये कोई नई चीज नहीं है, ये शुरू से ही कर रहे हैं। अभी मैं तो एक वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल जो इस्लामाबाद में रह के सिंध में सिक्योरिटी विड्रॉ होने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं उन्हीं की बात दोहराऊंगी। चंद दिन पहले उन्होंने कहा, मुस्तफा कमाल ने ये कहा कि कातिल कायद अल्ताफ हुसैन ने मेरा शहर तबाह कर दिया है। 25 साल रॉ की फंडिंग लेके नौजवानों को कत्ल गारत गरी पे जो है वो राग़िब किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से नफरत की सियासत और तकसीम की सियासत को फरोग दिया गया। इमरान फारूक का कत्ल करवा के अल्ताफ हुसैन ने उसे अपनी सालगिरह का तोहफा लिया। यानी आप चंद दिन पहले तो कराची की तबाही और कराची की नालों पे कब्जे, ये सारी बातें ठीक है सहर कामरान साहिबा, ये ऑन रिकॉर्ड भी हैं। लेकिन आप ये मामला देखिए कि इतना ये हसास मामला, अगर किसी को कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, वो उसको जान का खतरा मौजूद है। आप 18वीं तरमीम को लेकर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन उसकी ज़िंदगी भी तो दाव पर लग गई है, उसके लिए भी तो ख़तरा है। तो आप सियासी बयानिए का जवाब जो है वो आप अपने बयान से देते, मौक़िफ़ से देते, लेकिन ये सिक्योरिटी हटा लेना ये तो कोई मुनासिब अमल नहीं। जबकि अगर किसी को सिक्योरिटी फराहम की गई है और ज़रूरत है तो ज़रूर होनी चाहिए, और मेरे इल्म में नहीं है कि किसी की सिक्योरिटी जो है वो हटा ली गई है, क्योंकि हम ये प्रोपेगेंडा पहले भी देखते हैं। मुझे आप बताएं किस सूबे का कैपिटल अलग करके वफाक के हवाले किया जाएगा? क्या पंजाब से अब लाहौर है? क्या जो है लाहौर को पंजाब से अलग किया जा सकता है? क्या कोयटा को बलूचिस्तान से अलग किया जा सकता है? ये जो अर्बन रूरल की तकसीम, शुरू से ये जो तकसीम की सियासत MKM कर रही है, एक बार फिर इस सहाने पे यानी आपने जो है ये सोचा कि आप जो है इसको भी नफरत और तकसीम के लिए। सहर साहिबा, क्या सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा कानूनी तौर पर जायज नहीं है? और सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें तो इससे कतरा क्यों रही है? तकरारी इंक्वायरी हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असरटेन होंगी। जिस चीज की GIT बननी है वो बनेगी, जो अगर जुडिशल कमीशन बनना है वो बनेगा। देखिए यहाँ तो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, आप एक्शंस को तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे, आप तो प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर जो है मामले को हवा दे रहे हैं। पहले दिन जो चीज सामने आई, क्या ये चीज सामने आई कि जी आप जो है इसके अंदर कोई मुद्दत आपने पहला कराची को अलग, तो ये तो मुस्तफा कमाल साहब की पहले दिन से MKM की पहले दिन से साथ है। ये इसी कायद अल्ताफ हुसैन के साथ थे। मुझे ये बताएं, मैं आपको वाकया बताती हूँ। 2007 का सितंबर में 36 दिन के बाद जो है शेषा का पुल गिर गया। क्या मुस्तफा कमाल साहब ने क्या किसके ऊपर जिम्मेदारी आई? उन्होंने कहा अपने आप को जो है बल्दिया उस पे, यानी किनके सेक्टर कमांडर इन्वॉल्व थे जो कराची में भारत गरी हुई है। इन्होंने चंद दिन पहले बताया कि इसके रॉ की फंडिंग, अभी चंद दिन के बाद पता लगेगा जो LHC के मुताबिक कि कराची को अलग कर दो, शहरी और जो है दही इलाके को अलग कर दो, इसके पीछे किसी की फंड। देखिए बात यह है कि सूबा सिंध एक पाकिस्तान का वो सूबा है जो कि ग्रिड को बिजली भी देता है, जो गैस भी देता है, रेवेन्यू बना के देता है, फूड बास्केट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। अब ये मैं नहीं समझती कि इन लोगों ने जिस नफरत की सियासत की बुनियाद पे
अपनी जगह बनाई और अपने आप को मुतारिफ चलिए सहर साहिबा, नफरत की सियासत को हम साइड पे रख देते हैं। अगर हम कराची की सूरत हाल की ही बात कर लें, वजीर आला की बात कर लें या मेयर कराची की बात कर लें, इनके टेन्योर में ये कोई पहला वाकया तो नहीं है, कितने ऐसे वाकयात हो चुके हैं। तो यहाँ से क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? पहले बर वक्त कोई इकदाम क्यों नहीं किए जाते कि बाद में सूरत हाल ये होती है कि जी एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी चल रही है, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जा रही है, लेकिन वाकयात तो फिर रुनुमा होते जाते हैं। क्या इंतजार किया जाता है अगले वाकये का? नहीं, बिल्कुल एक्शन भी बर वक्त लेना चाहिए है और एक्शन दिए भी जा रहे हैं। ये कहना कि एक्शन नहीं लिए गए, देखिए बात यह है कि अगर नालों पे कब्जे करके, पार्क की जमीन पे कब्जे करके, अगर गैर कानूनी अप्रूवल दे के, अगर जो है इस तरह की बिल्डिंगों पे मजीद फ्लोर बनाकर, अगर जो है दुकानों को छोटा करके, आज देखें मैंने एक जगह पे तजवीज दी कि ठीक है जहाँ पर इनको जब सील करें जो इमारतें जो है या जो रिहायशी वो इमारतें हैं जहाँ पर जो है मेंटेनेंस नहीं हो रही या प्रॉपर इंतजाम नहीं है, तो खुद ही ये दूसरी तरफ खड़े हो गए कि नहीं ऐसा तो नहीं होने देंगे। तो भाई बात ये है कि जब कोई इक़दाम करने लगते हैं आप उसको सपोर्ट करें ना, आप कोशिश करें, आप उस प्रोसेस का हिस्सा बने, आप लोगों को जो है मॉरल करेज दें कि जी वो ये देखिए तमाम इमारतों के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए। और ये हमने इस चीज के इस इश्यू पे हमारी अवेयरनेस ही नहीं है। आप एक सिम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी ये डाटा 2 दिन पहले सामने आया कि रावलपिंडी की तमाम हाई राइज बिल्डिंग के अंदर सिर्फ एक के अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम और 5 स्टार होटल है, ठीक है। इसी तरीके से जो है इस्लामाबाद के अंदर जो कैपिटल टेरिटरी में जो कैपिटल इमरजेंसी का इदारा है उसके अंदर नाकाफी सहर साहिबा, बिल्कुल फेडरल को भी इस मामले में कुछ करना चाहिए, लेकिन आपको भी इस वाकये को लेकर मिसाल बनाना चाहिए। देखें पंजाब की आपने पहले बात की खुद से, अब मुझे पंजाब की लाहौर की मिसाल देना पड़ रही है। यहाँ पर एक होटल में आग लगी, तहकीकात हुई, फौरी तौर पर नताइज सामने आए कि जिम्मेदारी किसकी थी, कहाँ कहाँ गफलत पाई गई, मुकदमा भी दर्ज किया गया। आप भी कोई ऐसा एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो बाकी इमारतें हैं वहां पर क्या आपने चेक एंड बैलेंस रखा है? आपने बहुत अच्छा किया, मिसाल दी आपने एक होटल की मिसाल दी। होटल जो होते हैं उनको वो यकीनन उनके अंदर, मैंने आपको बताया पिंडी के अंदर भी सिर्फ एक 5 स्टार होटल है जिसके अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम है। आप जो होटल के अंदर जो मुतासरीन थे या जो अफराद थे उनकी तादाद, वहाँ पे जो स्टॉल सिस्टम है उसको आप देखें, और इसके साथ साथ आप ये जो गुल प्लाजा है इसको आप देखें, इसके अंदर जिस तरीके से जो है वो हर यानी जो वहाँ पे जो उनकी अपनी एसोसिएशन बनी हुई थी उनको देखें किस तरीके से उन्होंने जो है वो बंद किए हुए थे रास्ते बाहर निकलने के। अभी इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी सामने, तमाम चीजें शफाफ तरीके से हो जाएंगी। इसी तरीके से लाहौर सिर्फ जो है वो एक होटल नहीं था, यकीनन जो है पाकिस्तान की बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जो है वफाकी लाहौर के ऊपर गई हैं। हमारी तो सिंध के मंसूबे, चाहे वो K4 का मंसूबा, लेकिन सहर साहिबा कोई इंसानी जान कोई छोटी बड़ी ये तो कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता ना कि यहाँ ये मामला इस तरह था, वहाँ ये इस तरह था। इंसानी जाने गई हैं, उसका सवाल किया जा रहा है, अवाम मांग रहे हैं सवाल, हम पूछ रहे हैं सवाल। इसका सवाल का जवाब अब ये है कि हुक्मरानों के पास है नहीं। इंतजामिया से पूछें कि इस तरह के वाकयात क्यों रूनुमा होते हैं, इस बात का जवाब है नहीं। आगे होंगे नहीं होंगे इस बात का जवाब है नहीं। बस यही कहा जाता है सियासी बयानबाजी, इस पे डाल दो उस पे डाल दो, बस ये मामला यहाँ तक सॉर्ट होता है। इससे आगे आज तक हमने नहीं देखा कि इस तरह का वाकया डिस्कस हो तो इसका कोई हल निकले। डोंट ट्विस्ट माय वर्ड्स। देखिए मैंने पहली चीज जो है वो इंसानी जान के ज़िया की बात की है, मैंने पहली चीज मुस्बत इक़दामात की बात की है, मैंने पहली चीज जो है वो इंक्वायरी की बात की है, मैंने पहली चीज जो है वो बेहतर लाहे अमल और बेहतरी की बात की है। आपने क्योंकि मिसाल दी लाहौर की एक बिल्डिंग की, मैंने अभी कसूर में कल जो है एक वाकया था और वहाँ पे कोई जो है इंतजाम नहीं था। इसी तरीके से लाहौर जो है वो सिर्फ जो है वो पोश एरियाज नहीं है। आप अगर बाकी चले जाए एरियाज के अंदर जो पुराने हैं वहाँ पे आपको कहीं पे फायर फाइटिंग सिस्टम नजर नहीं आएगा। यस, हम सानहे से सीखते हैं, हम वाकयात से सीखते हैं, बेहतरी की जरूरत है। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जो है वो अलार्म बेल बज रही है कि जी फायर फाइटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ अलार्म नहीं होता, इसमें सिर्फ अलार्म सिस्टम नहीं होता, इसके अंदर प्रॉपर जो है बाहर निकलने के रास्ते, उसके अंदर वाटर होसेज, उसके अंदर आग बुझाने के तमाम आलात, हर चीज शामिल है। और यकीनन इसके ऊपर से इसका इतलाक होना चाहिए, ये जरूरत है। इस पे किसी किस्म की मैं नहीं समझती कि कोताही को बर्दाश्त किया जा सकता है या किसी किस्म की चीज को नजरअंदाज किया जा सकता है। और चीफ मिनिस्टर ने बिल्कुल सूबाई असेंबली से खिताब करते हुए इस कमिटमेंट का उन्होंने अपना जो है बताया है सबको कि ही इज गोइंग फॉर इट।
और उन्होंने सबको वक्त टाइम भी दे दिया है, जो प्राइवेट इमारतें हैं उनको भी, कि वो विद इन एक टाइम फ्रेम अपना फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल करें, और उसके उनकी एक बिल नजर आनी चाहिए, वरना जो इमारतें या जो इमारतों के मालिकान ये नहीं करेंगे उन इमारतों को सील किया जाएगा, और ये अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत जरूरी है। सहर साहब, अब चले देर आए दुरुस्त आए, हमने डंपर्स के मामले में भी देखा था कि बड़ी देर से फैसले हुए, फिर कुछ दबाव में भी हुकूमत को आना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आप जो बात कर रही हैं ना, अब लाहौर और कराची की बात तो चले एक अपनी जगह पर मौजूद है, आप बात कर रही हैं कि जो ताजिर तंजीमें थी, जो गुल प्लाजा के अंदर जो ताजिर थे, जो यूनियंस बनी हुई थी, उन्होंने दरवाजे बंद कर रखे थे, उन्होंने कोई इकदाम नहीं कर रखे थे। लेकिन देखे, लोग खुद से तो उनका दिल नहीं करता कि वो अपनी जेब से पैसे निकाल कर काम करवा लें। ये तो हुकूमत ने उन्हें बाउंड करना होता है कि अगर आप ये SOPs को फॉलो करेंगे तो हम आपको काम करने की इजाजत देंगे, अदरवाइज हम आपको आपके प्लाजा को सील कर देंगे, आपके कारोबारी मराकज को बंद कर देंगे। तो हुकूमती सतह से तो गफलत है ना। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि ज्यादा बेहतर तरीके से इन बिल्डिंग्स के इंस्पेक्शन होनी चाहिए थी, और जो फायर सेफ्टी सिस्टम है उसकी इंस्टॉलेशन पे बिल्कुल जो है पूरा जोर देना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि कराची की अंदर जिस किस्म की पोलराइजेशन है, जब कोई एक्शन लेने ही सकते हैं, आप यकीन करें, आप ट्रैफिक के कवानीन का इतलाक करें, आप बोलेंगे जी आप ओवर स्पीडिंग करेंगे तो आपका चालान होगा, तो यहाँ पर जो है वो हड़तालें और यही सियासी जमातें उस पर जाके उनके साथ खड़ी जाती है। वी हैव टू बी वन, हमें कमिटमेंट के साथ, एक यूनिटी के साथ एक इस शहर के मसाइल को हल करना है। कराची शहर के अंदर जितनी जो है आप बिल्कुल इस मामले में तफाकुर होना चाहिए सहर साहिबा। फिर फारूक सत्तार साहब की भी बात आ जाती है, वो कहते हैं, शिकवा भी करते हैं कि बिलावल साहब से MKM क़यादत की मुलाकात ही नहीं हुई, बड़ा अरसा हो गया है, ये मुलाकात आखिर क्यों नहीं हो पा रही? बहुत गलत है। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट में हमारे सामने इनके पास गए, उन्होंने बड़ी पॉजिटिवली ऑफर की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वहां पर रहती है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो सबसे मिलते हैं, फर्स्ट लेडी सबसे मिलती हैं, इनके साथ बाकायदा जो है वो मीटिंग्स के अंदर स्पीकर के साथ मीटिंग्स होती हैं, हमारे लीडर शामिल होते हैं, हम हर पॉजिटिव चीज के ऊपर, पीपल्स पार्टी तो हमेशा डायलॉग पे, अब बातचीत पे यकीन रखती है। अब इन्होंने ये देखा कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी डिवोर्स किए हुए हैं या वो नहीं है इस वक्त मौजूद, तो उन्होंने कहा हमें मुलाकात आए तो आप बिल्कुल मुलाकात करें, आप बिल्कुल मुलाकात करें, हम तो साथ एक ही पार्लियामेंट में बैठते हैं, एक ही जगह होते, आप मिलना चाहेंगे, बिलावल भुट्टो क्यों नहीं मिलेंगे? हम देखें तो पार्लियामेंट के अंदर और कमेटियों के अंदर तो इतना वो वक्त भी नहीं मिलता, सिर्फ रस्मी सी हेलो हाय हो सकती है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि इस मामले के ऊपर तमाम सियासी पार्टियों को इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है, और पीपल्स पार्टी चूंकि गवर्नमेंट के अंदर है तो गवर्नमेंट का ये ज्यादा फर्ज बनता है, उस पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बाकी जमातों को भी इकट्ठा करे और अपने साथ मिलाए, और फिर मिलकर यूनैनिमसली कोई फैसला किया जाए शहर की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए, और जिसमें अवाम का नुकसान भी ना हो। और फिर ये ना हो कि कल को आप कोई एक्शन ले रहे हो तो दूसरी जमातें वहां पर खड़ी होकर एहतजाज कर रही हो। तो इत्तेफाक राय पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है अवामी फलाह बहबूद के कामों के लिए। बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा आपके वक्त का। लेकिन अब के गुल प्लाजा के हवाले से सहर साहिबा जो कह रही हैं कि वो तहकीकात चल रही हैं, तो अब इंतजार है कि ये तहकीकाती रिपोर्ट कब आती है, और साथ ही साथ वज़ीर आला सिंध की जानिब से मुराद अली शाह की जानिब से जो अहकामात दिए गए हैं, बाकी इमारतों के अंदर भी फायर सेफ्टी की जो इंतजामात हैं वो करने के, वो किस हद तक हो पाते हैं और डेडलाइन को मीट करते हैं या नहीं? सबसे हैरानकुन बात यह है कि कोई भी अगर जानी नुकसान होता है, कोई वाक़या रूनुमा होता है, उसको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हम कर ही नहीं सकते कंपैरिजन कि वहाँ इस तरह हुआ था तो यहाँ ये नहीं। ये तो वही वाली बात होगी कि बुराई को बुराई से आप कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने मसले का हल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आपके यहाँ अगर हम इस तरह कंपैरिजन शुरू कर दें कि कराची में कुत्ते के काटने के वाक़यात बहुत ज़्यादा है, डंपर के इतने ज़्यादा मसाइल हैं, पानी के इतने मसाइल हैं, इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, नाले उबल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों का हल वहाँ के हुक्मरानों ने निकालना है ना। फिर यहाँ अगर आप कंपैरिजन करें तो सुथरा पंजाब, यहाँ पे तो फिर साफ सफाई भी हो रही है, हर चीज़ हो रही है, वो सारे मामला फिर आप कंपैरिजन नहीं करते हैं। तो कराची को एक जरूर देखिए, इंतजामिया अगर है तो उसका काम देखा जाए तो ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। ये नहीं है कि आपको दिखाया जाए कि जनाब एक सुबह बहुत आगे, आपको बताया ये जा रहा है कि जनाब अगर वो कर सकते हैं, उनमें विल पावर है, आप में क्यों नहीं है। तजावुजात का, आप इंक्रोचमेंट का खात्मे की बात करते हैं कि जनाब यहाँ पर भी बहुत सी जमातों ने आवाज उठाई, लेकिन उसके बावजूद जब हुकूमत फैसला कर ले तो फिर हुकूमती रेट को कौन चैलेंज कर सकता है। तो ये तो जो आप बात कर रहे हैं, जो आप एक उज़र पेश कर रहे हैं, ये काबिल कबूल है ही नहीं कि जनाब हुकूमत कोई काम करना चाहे और सियासी जमातें वहां जाकर खड़ी हो जाएं या कोई और ग्रुप आ जाए एहतजाज करे तो जनाब आप एक्शन नहीं लें।
और अभी आपने जलसा करना हो तो देखें सारे मामला ठीक हो जाएंगे, फंड्स भी आ जाएंगे, रास्ते भी खुल जाएंगे, बड़ी बड़ी सब कुछ चीज़ें भी हो जाएंगी, तो वहाँ कोई मसाइल नहीं आते। जब वोट लेना होता कोई मसाइल नहीं आते। अपनी मकसद ये ही है माम, और बार बार जो हम दस्तक दे रहे हैं, वो आप भी कह रही थी कि हम सवाल करते हैं लेकिन जवाब नहीं आता, वो यही है कि जनाब शहर कायद के बासियों को सजा क्यों दी जा रही है कि वो वहाँ पर बस रहे हैं, वो वहाँ पर पैदा हो गए हैं, आप उनको क्यों फैसिलिटेट नहीं करना चाह रहे वहाँ? खैर ये तो अब डिस्कशन चलती ही रहेगी। वी होप कि कोई ना कोई हल निकले और आने वाले दिनों में ये कोई इस तरह का एक्शन लें जो हम बैठकर यहाँ डिस्कस करें और फिर हम बताएं भी कि यस तो हम तारीफ भी करेंगे। वाकई एक्शन लिया गया है। सिंध के जो अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल हैं, बिलावल भुट्टो ने आपने देखा कितनी लंबी ब्रीफिंग दी, सारे सहाफियों को बुलाकर, लोगों को बुलाकर। हम तारीफ भी करते हैं कि सिंध के अस्पताल बहुत ज़बरदस्त हैं, जो बड़े हैं, और वहाँ पर लोग दूसरे सूबों से भी जाते हैं, और ये एक एग्जाम्पल है, इसकी भी तारीफ की जाती है। लेकिन जहाँ पर मसाइल हैं वहाँ पर तनकीद भी होगी और आपको वो बर्दाश्त करनी भी पड़ेगी। जी, तो अभी मेरा ख्याल है मौसम का हाल अहवाल जान लिया जाए। टेम्परेचर तो यहाँ पर तो हाई है, आप बताएं कि कहीं पर दर्जा हरारत कम है? जी जी, बहुत जगहों पर दर्जा हरारत कम है, बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। और अब हम चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की सूरत हाल बरकरार है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब में अक्सर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंद और बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मतला अब्र आलूद और मौसम शदीद सर्द रहेगा। गिलगित का टेम्परेचर देख लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 4 और कम से कम -6 डिग्री तक गिरने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर हम देख रहे हैं -2 और कम से कम -10 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज़ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। और सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात करें तो मौसम शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 14 और कम से कम 1 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर का अगर हम पारे को देखें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 3 और कम से कम -2 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज़ बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 15 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात कर लेते हैं, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 6 और कम से कम -7 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, सवात, दीर और एबटाबाद में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर। सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर की बात करते हैं। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 17 और कम से कम 5 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा हम देख रहे हैं 15 और कम से कम 4 डिग्री रहने की तवक्को है। और मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 20 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द रहने के अलावा बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं कुदरती ज़खायर से माला माल सूबे बलोचिस्तान की, जहां पर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ अजला में मौसम शदीद सर्द रहेगा। कोयटा का रुख करते हैं। यहाँ पर दर्जा हरारत हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो है 8 और कम से कम -2 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। और आखिर में हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करेंगे सूबे सिंध का मौसम, जहाँ अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची का रुख करते हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 25 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 24 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
जनाब, यकीनन अपने अपने शहरों के मौसम के हवाले से आप बाखूबी आगाह हो गए हैं। अभी ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर डिस्कशन भी होगी, तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। कैंसर के इलाज के शोबे में पाकिस्तान के लिए एक अहम और हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई है। मेयो अस्पताल में पहली मरतबा जदीद कोएबुलेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से अमली इस्तेमाल जो है वो शुरू किया गया है, जो ट्यूमर के इलाज के लिए 2 जदीद तरीक़ों को यकजा करती है। अब तक इस टेक्नोलॉजी के जरिए 25 मरीजों का कामयाब इलाज किया जा चुका है, जो पाकिस्तान में जदीद तिब्बी सहूलियात की जानिब एक अहम कदम है। इसी अहम पेशरफ्त पर हमारी साथी एंकर रुबीना यूसुफ ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यू हॉस्पिटल में। पाकिस्तान में पहली मरतबा ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कोएबुलेशन मशीन यहाँ पर रखी गई है, और ये मरियम नवाज़ का इनिशिएटिव है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। सर, दिस मशीन इज़ स्पेशली फॉर कैंसर पेशेंट्स, और ये एक मतलब कैंसर पेशेंट्स के लिए कितना मुश्किल था पहले इतना वो कीमोथेरेपीज़ करवाना, और ये किस तरह से हेल्प आउट करती है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, बेसिकली इसका नाम है कोएबुलेशन। ठीक है। कोएबुलेशन मतलब है कंबाइन एबुलेशन। पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। ठीक है। होता ये था कि कैंसर के जो पेशेंट थे उनके पहले कीमोथेरेपी भी हुआ करती है, रेडियोथेरेपी भी हुआ करती है। इस मशीन में हम 4 किस्म के जो कैंसर हैं वो ट्रीट करते हैं। ठीक है। इसमें ब्रेस्ट है, लंग्स हैं, लिवर है और किडनीज हैं। उनके पेशेंट्स को अगर हम ग्रेड 1 स्टेज 1 पे अगर हम इनको डिटेक्ट कर लें तो ये वो मशीन है जब इसकी मदद से हम उनको ट्रीट कर सकते हैं विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी एनेस्थीसिया। हम सिर्फ उनको मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया देते हैं कि पेशेंट एंग्जाइटी में न जाए, लेकिन वो बेहोश नहीं करते, कट नहीं लगाते। ये इस मशीन की खूबी है। ठीक है सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मशीन आने के बाद अब पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता। देखिए, एक जगह पे अगर आपको कैंसर का ट्रीटमेंट मिल रहा है कि पेशेंट का टोटल टाइम तकरीबन 1 घंटा लगता है इसमें। हम इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा हम कैसे ये करते हैं, और उसमें सिर्फ है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे दुनिया के चंद ममालिक में, पाकिस्तान में इससे पहले नहीं थी, पूरे सार कंट्रीज़ में इससे पहले नहीं थी। म्यू हॉस्पिटल इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जिसको ये ऑनर मिली कि हमने ये इसका ट्रीटमेंट किया, और अब तक हमने तकरीबन 28 पेशेंट्स को हम सक्सेसफुली ट्रीट कर चुके हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट जो स्टेज होता है वहाँ से डायग्नोज कर लेते हैं? ये इसको जो फर्स्ट स्टेज का कैंसर होता है जो किसी जगह पे फैला हुआ ना हो, सिर्फ एक गिल्टी हो, चूँकि वो गिल्टी आगे फैलती है। बिल्कुल। हम उस गिल्टी का साइज़ अगर 4 सेंटीमीटर से कम है तो हम उसको इस मशीन की मदद से ट्रीट कर सकते हैं। अब ट्रीट करने का तरीक़ेकार इसमें ये होता है कि हमारे पास एक प्रोब होती है, इसको हम इस चीज़ को हम प्रोब कहते हैं। ये नीडल है। ठीक है। ये नीडल पेशेंट के कैंसर के अंदर हम इसको इंसर्ट करते हैं। इस मशीन की खूबी ये है कि ये उस कैंसर को पहले -195 डिग्री पर ठंडा करती है। उसके सेल्स की डेथ हो जाती है। फिर यही जो मशीन है, यही प्रोब जो है उसको +84 डिग्रीज के ऊपर गर्म करती है, बाकी सेल्स की डेथ हो जाती है। सबसे एक्सपेंसिव चीज़ इसमें यही है, $5,500 की एक प्रोब है, और इसकी मदद से हम ये सारे कैंसर को ट्रीट करते हैं। यानी सोचें कि एक सिर्फ एक सुई की मदद से कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ठीक है। जो पेशेंट होता है उसे इसके साथ कैसे अटैच किया जाता है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसके साथ एक पाइप होती है, उस पाइप के आगे ये प्रोब फिट होती है। इसको हम पेशेंट को हम लेके जाते हैं या CT स्कैन में या अल्ट्रासाउंड पे या CT स्कैन में पिन पॉइंट करके एग्जैक्टली किस जगह पे कैंसर है उस जगह के ऊपर हम इस प्रोब को इंसर्ट करते हैं, और फिर इसका प्रोसीजर होता है कि तकरीबन कोई 45 मिनट से कोई सवा घंटा लगता है। उसके बाद पेशेंट को हम वार्ड में भेज देते हैं, अगले दिन उसको चेक करके घर भेज देते हैं। ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त। और वाकई ही पेशेंट्स इससे ठीक हो गए हैं? उन्हें कोई और अभी तक हमने जितने पेशेंट्स को तकरीबन 1 महीने या 2 महीने बाद बुला के दोबारा चेक किया, उनका CT स्कैन दोबारा किया, कईयों की बायोप्सीज दोबारा की, पेशेंट अभी तक तो कैंसर फ्री हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा कि फॉर एग्जांपल अगर जो है उसकी स्टेज थोड़ी बढ़ गई है तो उसके बाद ये इसको रिकवर नहीं करता, अगर कैंसर की स्टेज? जी, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पेशेंट का कैंसर एक स्टेज से आगे निकल गया, मेन गिल्टी को तो हम ट्रीट कर लेंगे, लेकिन जो आगे निकल गया उसको ट्रीट करना मुश्किल है। तो ये दुनिया में रिकमेंडेड ग्रेड 1 कैंसर के लिए
इसीलिए ये मशीन तकरीबन चाइना में 200 हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल हो रही है। ओके। और तकरीबन को 25,000 से ज़्यादा पेशेंट चाइना में इस से ट्रीटमेंट से फैज़याब हो चुके हैं। पाकिस्तान में हम बड़ी तेज़ी से ये काम कर रहे हैं, लोगों को हम एजुकेट भी कर रहे हैं, लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं, ताकि और जगहों में अगर ये मशीन आती हैं जैसे कि आएंगी तो तमाम लोग किसी भी कोने में हो उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है। और ये इलाज कितनी देर का होता है, कितनी देर लगती है एक जो होता है पेशेंट उसके साथ? तकरीबन कोई 1 घंटे के अंदर। ओके। ये पौना घंटा भी हो सकता है, ये 1.5 घंटा भी हो सकता है, लेकिन टाइम 1 से 1.5 घंटे के दरमियान का है। और इसमें कुछ है, मतलब जो पेशेंट है उसे कुछ एंग्जाइटी हो सकती है या प्रेशर कोई फील होता है? पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन हमें एनेस्थीसिया की हेल्प हासिल होती है। हम उसको मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया कहते हैं, यानी पेशेंट को हम सेडेट नहीं करते, सिर्फ इतना करते हैं कि उसको एंग्जाइटी ना हो। ओके। हम पेशेंट से बातें करते रहते हैं, उनसे उनका हाल पूछते रहते हैं, ये पूछते रहते हैं कि आपको दर्द तो नहीं हो रही। यानी इसमें अच्छी बात यह है कि चाहे पेशेंट को आपने -195 डिग्री कूल किया या हीट किया, दोनों सूरतों में मरीज़ को महसूस नहीं होता। तो लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ के साथ आपका रब्ता रहता है, आपको मरीज़ के कॉन्शियस लेवल का पता लगता रहता है, तो मरीज़ को भी तसल्ली रहती है कि मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, लाइव हो रहा है और ठीक हो रहा है। ठीक है। और ये हर एज ग्रुप के लिए? ये तकरीबन बच्चों का नहीं करते। ओके। तकरीबन 18 साल से उम्र के बाद हम किसी भी एज ग्रुप में ये कर सकते हैं, और हमने काफ़ी लोगों का किया भी है, यंग बच्चों का भी किया है और बुज़ुर्ग लोगों में किया, और रिजल्ट सबके एक इक्वल हैं और बहुत अच्छे हैं। ठीक है सर, अगर आप हमें थोड़ा सा इसमें बताएं इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और अगर हम इस मशीन के बारे में बात करें। हाँ, ये मशीन बेसिकली इसके ऊपर ये सारी टेम्परेचर गेजेस आती हैं। ओके। 4 इसके अंदर प्रोब्स एक वक्त में अटैच हो सकती हैं। इसके साथ जब हम इसको अटैच करते हैं तो ये टेम्परेचर हमें बताती है, ओके। टाइम हमें बताती है, तो हमें इसमें पता लगता रहता है कि टेम्परेचर इस प्रोब का कितना चला गया है और इसका टाइम कितना गुजर गया। तो हमें हर चीज़ को मॉनिटर करना होता है कि टाइम कितना है, टेम्परेचर कितना है, और पर पेशेंट और पर कैंसर के मुताबिक हम इसको डिसाइड करते रहते हैं। तो मुश्किल नहीं है, लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए, रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अगर एक जो है पेशेंट, उसका एक ही सेशन होता है, फॉर एग्जांपल उसका फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर था, वो आप लोगों के पास आए, मशीन के साथ किया और उसका डिटेक्ट हुआ और वो माइनस हो गया, या फिर उसका सेकंड सेशन भी होता है? अभी तक तो हमने जितने पेशेंट्स किए उनका एक ही सेशन हुआ है। ओके। अब हम ये करेंगे कि अगर 3 महीने बाद हम दोबारा उसका CT स्कैन करते हैं या MRI करते हैं, ओके। अगर उसमें महसूस हुआ कुछ हिस्सा रह गया तो हम उसका दूसरा सेशन भी कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लगा कि आपने जब बताया कि इंस्ट्रूमेंट इतना महंगा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब अमाउंट लगती है, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि यहाँ पर अगर किसी को भी है अभी फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर है और अगर आपके कोई जानने वालों में से है तो आप लोग फ़ौरन यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकते हैं, और बिल्कुल मुफ्त आपके जितनी रिपोर्ट्स हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, जबकि जो कैंसर है वो इट्सेल्फ बहुत बहुत महंगा है। जी बिल्कुल ऐसे ही, बड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। कीमोथेरेपी का अगर खर्चा देखें, रेडियोथेरेपी का खर्चा देखें, फिर वो पेशेंट कोई काम नहीं कर सकता, कोई जॉब नहीं कर सकता, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें नहीं हैं। आप एक दिन ट्रीटमेंट करा के अगले दिन घर जा सकते हैं और कुछ अर्से बाद अपने काम पे भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी स्टेज क्या है। लेकिन हम एहतियात के तौर के ऊपर अपने तमाम पेशेंट्स को एक दफ़ा अपने ऑन्कोलॉजी के लोगों के पास भेजते हैं ताकि वो इनको क्लियर करें, ताकि इनको पता लगे इनको कीमो की रेडियो की ज़रूरत तो नहीं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी भी तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बहुत कम होंगी, ताकि अगर ज़रूरत पड़ती भी है किसी को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की तो वो बहुत कम मिकदार में होगी। लिहाजा हम यहाँ से पेशेंट को प्रोसीजर करके, हमारे इस यूनिट में ऑन्कोलॉजी के लोग भी हैं, उनसे राय लेके फिर उनकी इजाज़त से फिर हम घर भेज देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अपना वक्त दिया और बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है। और जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने डॉक्टर शहजाद से बात की है, उन्होंने इस मशीन के बारे में बताया, और आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये मशीन स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको अभी फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर डायग्नोस्ड हुआ है और अभी वो कैंसर फैल नहीं रहा, तो उसको ये रिमूव कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये आज का पैकेज बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान। तो रिपोर्ट आपने देखी, बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका इलाज है जो कि अब हॉस्पिटल के अंदर दस्तयाब है और सरकारी हॉस्पिटल के आपको अंदर दस्तयाब है, और बहुत ही मामूली आपको इसकी फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी, और ट्यूमर जैसी ख़तरनाक चीज़ का इलाज भी जो है वो भी बासानी हो जाएगा इस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तो टेक्नोलॉजी सहूलियत ला रही है, ज़िंदगी बदल रही है। एग्जैक्टली। प्रोग्राम में वक्त ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों डिजिटल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ जिसमें बसंत के मौके पर पंजाबी गानों पर पाबंदी की बात की गई और इस खबर पर मुख्तलिफ हलकों में बहस शुरू हुई। ताहम वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने इसकी वजाहत करते हुए वाज़ेह किया है कि ये फैसला किसी त्यौहार या बसंत से मुंसलिक नहीं है, बल्कि मजमूई तौर पर थिएटर्स में 132 गैर अखलाकी और ज़ुबानी गानों पर मबनी जो परफॉर्मेंस के बढ़ते हुए रुझान है उसको रोकने की कोशिश की गई है। जी, पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को कई तबकात की जानिब से खुशाइंद करार दिया जा रहा है, लेकिन इसके साथ एक बुनियादी सवाल भी सामने आता है क्या सिर्फ पाबंदियों के जरिए पाकिस्तान के स्टेट ड्रामे को इसका खोया हुआ वकार, तशख़्ख़ुस और फिक्री मयार वापस दिलाया जा सकता है? पाकिस्तान का स्टेट ड्रामा एक वक्त में माशरती शऊर, नफीस मिज़ाज और फैमिली तफरीह की अलामत हुआ करता था। अमानुल्लाह खान, सुहेल अहमद, बबू बराल और कवी खान जैसे फनकारों ने स्टेज को महज तफरीह नहीं बल्कि समाजी मुकालमे का जरिया बनाया। और आज का अगर हम स्टेज ड्रामा देखें, इस सुनहरी दौर से किस हद तक मुख्तलिफ हो चुका है, उस सुनहरी दौर से किस हद तक मुख्तलिफ हो चुका है, और क्या मौजूदा बहरान की जड़ सिर्फ परफॉर्मेंस में है या पूरा थिएटर सिस्टम असर नौ इस्लाहात का मुतकाजी है? इसी यहाँ मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शेख। शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताएं कि थिएटर्स में गैर अखलाकी और ज़ुबानी गानों पर पाबंदी स्टेज ड्रामे के अखलाकी ज़वाल को रोकने के लिए काफ़ी है, आप समझते हैं ये? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने भी ये ऑर्डर पढ़ा है और गानों की लिस्ट ऑफ कोर्स इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन ऑर्डर में ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ये किसी त्यौहार से मुतालिक नहीं है, लेकिन कहीं भी और ये थिएटर और थिएटर के बाहर इसमें वजाहत नहीं की गई। तो ये मेरे ख्याल में ये कहीं भी पब्लिक एरिया में, पब्लिक डिस्प्ले पे ये गाने बजाना या इनके ऊपर परफॉर्मेंस अरेंज करना या परफॉर्मेंस करना, ये जो है ये दुरुस्त नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि हम ये वाज़ेह कर दें कि जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि ये गाने अगर आप बजाएंगे या इसके ऊपर परफॉर्मेंस करेंगे या कहीं भी ये गानों की आवाज़ आएगी तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो अपने आप को महफूज रखें और इन गानों को अवॉइड करें। बहुत सारी मौसीकी का हमारे पास ख़जाना है, उसमें से कोई और गाने चूज़ कर लें और वो सुने और इन्जॉय करें। तो एक तो बात ये मैं वाज़ेह कर देना चाहता था। आपको याद होगा पहले 85 गानों की, 80-85 गानों की एक लिस्ट आई थी। अस्मा बुखारी साहिबा को हमने देखा था बड़ी दबंग बन के वो सारे थिएटर्स में गई भी थी। वहाँ पे उन्होंने जो है वो अदाकारों से भी बात की थी, ड्रामा प्रोड्यूसर से और डायरेक्टर से भी बात की थी। 85 गानों से अब ये लिस्ट जो है एक हारून बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, पाबंदी लगनी चाहिए थी। इतना लेट एहसास क्यों है कि गाने जी पब्लिकली नहीं बजाने चाहिए? अब बसंत है, छतों पर लाउड म्यूजिक चलेगा, गाने चलेंगे, अब जाके पाबंदी लगनी है? ये इतनी गलीज लैंग्वेज के गाने जो बहुत ही नामुनासिब हैं, सुनने को मतलब दिल नहीं करता, और इस तरह की चीजें पब्लिकली हो रही थी, तब एहसास नहीं हुआ? और फिर जो फ्री ट्रांसपोर्ट चलाई गई बसंत के मौके पर, तो रिक्शों में भी ये इम्कान है कि ये गाने बज रहे हो, क्योंकि ये बज रहे होते हैं अमूमन। जी बिल्कुल। और आप इसमें मज़े की बात देखिए, 1976 की फिल्म है एक कोशिश, उसका गाना है बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। ये नाहिद अख्तर साहिबा का गाना था और हम सब ने सुना है ये गाना। ये शायद टेलीविज़न के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी चला होगा, लेकिन ये गाना जो है ये भी उस लिस्ट में शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि ये कहानी कितनी पुरानी है कि कब से ये गाने बनते चले आ रहे हैं और फिल्मों को सेंसर किया जाता था, उनको जो है वो सेंसर सर्टिफिकेट मिलते रहे हैं। इस वक्त माहम और उज़ैर, मैं आपको बताऊं कि एक फिल्म जब सेंसर के लिए जाती है उसमें तकरीबन 20 लाख से 25 लाख उसकी ऑफिशियल फ़ी है सेंसर के लिए पेश होने की। तमाम अरकान इकट्ठे होते हैं, ज़ाहिर है फिल्म रिव्यू होती है, उसके ऊपर खर्चा आता है, तो प्रोड्यूसर को वो 20-25 लाख रुपया देना पड़ता है। तो जब फिल्म सेंसर होती है उसमें ये गाने होते हैं और होते रहे हैं। ये सारे गाने जो हैं ये फिल्मी गाने हैं। इस सब के ऊपर हमने बड़ी स्क्रीन के ऊपर एक्ट्रेसेस को परफॉर्म करते देखा है। वो एक्ट्रेसेस जिनको हम बहुत इज्जत भी देते हैं माशरे में, तो वो एक्ट्रेसेस जो हैं वो इन गानों के ऊपर परफॉर्म करती रही हैं और ये फिल्मों को सेंसर सर्टिफिकेट के साथ इशू किया गया था। मेरे ख्याल में हुकूमत पंजाब को सेंसर पॉलिसी भी अपनी वाज़ेह करनी चाहिए और जो गाने इस तरह के हैं उन गानों को या तो क्लिप करें पुरानी फिल्मों में से भी, और या फिर उनके सेंसर सर्टिफिकेट्स रिवोक करें और ये वाज़ेह करें कि इसमें हिकमत अमली क्या है। तो ये मेरे ख्याल में अच्छा हारून, अगर देखा जाए तो चलें ये बड़ा अच्छा इकदाम है, देर से ही किया लेकिन सही फैसला किया, हुकूमत ने इन पर पाबंदी लगा दी। लेकिन स्टेज पर कितना चेक एंड बैलेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि फोहश डांस के लिए जरूरी नहीं है कि यही गाने बजेंगे तो उन पर होगा, वो मूव्स किसी और गाने पे भी हो सकते हैं।
बिल्कुल जी। देखिए, गाना और रक्स जो है उसके ऊपर किस किस्म का रक्स पेश किया जा रहा है, ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप बजा फरमा रहे हैं कि कुछ शायरी भी ऐसी है जिसमें ज़ूमानी अल्फाज हैं, जिसमें इनएंडोज हैं जो कि मुनासिब नहीं हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत अहम है कि उसके ऊपर परफॉर्मेंस किस तरह की दी जा रही है। और वो हम जानते हैं कि पंजाबी ज़बान का एक लहजा है, लेकिन जब रक्स उसके साथ आप करते हैं और उसके साथ रक्स के जो स्टेप्स हमने थिएटर पे देखे हैं वो इंतहाई नामुनासिब है। थिएटर जाना एक ऐसी तफरीह बन चुकी है जो कि कोई भी फैमिली, कोई बाइज्जत बाशऊर फैमिली जो है वो ये कभी सोच नहीं सकती कि वो इस किस्म के थिएटर को जाकर देखेगी जिस तरह का पॉपुलर थिएटर हमें लाहौर की थिएटर हॉल्स में नजर आता है। तो वहाँ पे आप देखिए कि 95 से 100% जो है वो सिर्फ आपको मर्द पॉपुलेशन बैठी हुई नजर आती है, और वो भी वो लोग हैं जो कि जाहिर है कि 6-7 हज़ार रुपए का खर्चा कर सकते हैं एक रात में, और वो वहाँ जाते हैं और वो वहाँ देखते हैं, और वो एक आप ये देखिए कि वो एक मुख्तलिफ किस्म की तफरीह का जरिया बन गया है। तो उसको ज़रूर बिल्कुल आई एग्री विद यू कि उसको कर्टेल करना चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए, और हुकूमत का ये जो इकदाम है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस किस्म की फहाशी की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इस तरह की फहाशी की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और थिएटर तक फिर ये चीज़ें महदूद नहीं रहती हैं, फिर प्राइवेट पार्टीज़ भी इस तरह की होती हैं, फिर वहाँ भी पाबंदियाँ लगनी चाहिए और बर वक्त इकदाम करने चाहिए। और सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि सोशल मीडिया पे बहुत लोग क्वेश्चन ये कर रहे थे कि इस तरह के गाने बनने ही क्यों दिए जाते हैं, जब बन रहे होते हैं तब क्यों नहीं एक्शन लिया जाता। बिल्कुल जी, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे याद है कि एक फिल्म थी नूरी, जिसमें मैडम का एक गाना था, बस अड़िया चुप रहन भी दे। तो वो जो था वो गाना मुझे याद है पहले मुख्तलिफ लिरिक्स के साथ रिलीज हुआ था, और फिर मैडम नूरजहां को दोबारा गाना गाना पड़ा था क्योंकि सेंसर बोर्ड ने उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया था। और वो गाना जो था बहुत खूबसूरत गाना है मैडम नूरजहां का, अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है और दोनों वर्जन अवेलेबल है। लेकिन जो फिल्म के अंदर शामिल किया गया था, जिसके ऊपर वीडियो थी, जिसपे अंजुमन और इजहार काजी साहब ने परफॉर्मेंस दी थी, वो गाना था जो सेंसर के ऑब्जेक्शन के बाद वापस जाकर दोबारा मुनासिब अल्फाज के साथ लिखा गया था, और फिर फिल्म को बिल्कुल हारून, ये सारी चीज़ें जो है लिखने वालों का भी जो है देखना चाहिए, उनको भी चेक करना चाहिए। और नसीबो लाल का आपको पता है इस मामले पर स्टेटमेंट भी है, पता नहीं वो किस हद तक दुरुस्त है। वो कहती हैं कि मुझसे गन पॉइंट पर ये गाने जो हैं गवाए भी गए हैं। तो हारून, आज के अगर हम स्टेट ड्रामा की बात करें, अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएँ तो सुहेल अहमद साहब की क्या शाकार ड्रामे, फीका इन अमरीका, कमाल की उसमें देखें एक मैसेज भी होता था ड्रामे के अंदर, और किस तरह एंटरटेन किया जाता था। बब्बू बराल साहब को मैं याद करना चाहूंगा ज़रूर कि स्टेज पर आते थे, एक लफ्ज़ मुंह से अदा नहीं करते थे और अपने एक्सप्रेशन से लोगों को हसास आगे लोटपोट कर दिया करते थे। लेकिन अब हमें ऐसी ना कॉमेडी मिलती है, ना स्टेज ड्रामास के अंदर कोई इस तरह का मैसेज मिलता है। ये सारी चीज़ें क्या दोबारा हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं जी, क्यों नहीं हो सकती। आई थिंक थिएटर जितना पावरफुल मीडियम तो शायद कोई भी अबलाग में नहीं होगा। जब फनकारों को हम अपने सामने परफॉर्म करते हुए देखते हैं, और मुझे याद है बचपन में मैंने लाहौर का थिएटर देखा हुआ है जहाँ पे कवि साहब का आपने जिक्र किया, मैंने फिरदौस जमाल साहब के बड़े अच्छे थिएटर प्लेस देखे हुए हैं। उसमें अलहमरा में जिस तरह आवाज़ के थ्रो के साथ ये एक्टर्स काम किया करते थे, जिस तरह फुटवर्क उनका नज़र आता था स्टेज के ऊपर, तो ये एक बहुत खूबसूरत मीडियम है। लेकिन वही बात के बिगाड़ उसमें इतना आ गया है कि अब उसकी शक्ल ही मस्त होकर रह गई है, और ज़रूरी है कि दोबारा से एक ऐसा मीनिंगफुल थिएटर शुरू किया जाए जो कि लोग देखें भी, उसको एंजॉय भी करें, और उसके अंदर कोई मैसेज भी हो, तो फैमिलीज आ सकेंगी और ये एक फैमिली एंटरटेनमेंट का जरिया बनेगा। अभी जो वो एक लच्चरपन का मुजाहरा होता है स्टेज के ऊपर, और वो जो है वो कोई भी फैमिली जो है वो जाहिर है उसको देखने नहीं आ सकती, अपने आप को महफूज नहीं समझती थिएटर की इन्वायरमेंट में। अच्छा हारून, क्या स्टेज ड्रामे का बहरान सिर्फ स्क्रिप्ट और परफॉर्मेंस तक महदूद है या थिएटर के पूरे निज़ाम से जुड़ा हुआ है? नहीं जी, थिएटर के पूरे निज़ाम से जुड़ा हुआ है। उसमें मालिकान भी शामिल हैं, उसमें प्रोड्यूसर भी शामिल हैं, एक पूरी मेंटालिटी शामिल है। वो देखते हैं कि बगैर किसी एहसास जिम्मेदारी के कहाँ से उनको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, किस तरह वो ज़्यादा कमा सकते हैं, किस तरह शायकीन को खींच सकते हैं, और वो ये नहीं समझते कि उनके इन इक़दाम के माशरे पे क्या असरात होंगे। तो जाहिर है कि वो थिएटर के दरवाजे थोड़े से खोलने पड़ेंगे, हम लोगों को उसके ऊपर एक चेक इन बैलेंस रखना पड़ेगा। हम लोग जो कि माशरे में इस तरह की चीज़ों को समझते हैं, उनके असरात को समझते हैं, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, और फनकार बरादरी के अंदर से भी ये आवाज़ उठनी चाहिए कि भाई ये आप किस सिमत में चल पड़े हैं, और ये किस किस्म की तफरीह है, और ये किस किस्म के गाने और उसके ऊपर रक्स पेश किया जा रहा है। ये रक्स नहीं है, एक्चुअली रक्स भी एक बहुत काबिल इज्जत आर्ट है। ये तो मुझे नाच लगता है, या जिसको आप कहते हैं कि बिल्कुल ही जो एक
लच्चरपन का मुजाहरा है। अगर आपकी कभी नज़र से ये क्लिप्स गुजरे हों तो आपने देखा होगा कि ये किसी भी तरह ना तो उस फनकार की इज्जत में इजाफा हो रहा होता है और ना ही जो सामने शायकीन बैठे होते हैं वो किसी फन की मद्दाही कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल हारून, आप सही कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है अपनी जगह मौजूद हैं और बड़ा अच्छा इकदाम है, बड़ा अच्छा स्टेप है हुकूमत की जानिब से लिया गया। उस्मा बुखारी पहले भी हम देख रहे थे कि वो थिएटर में जाती थी रात गए और चेक करती थी। मैंने कहा ना दबंग लेडी हैं वो जी, बिल्कुल उन्होंने जाकर सिम दुरुस्त करने की और उस पर फनकार बरादरी बड़े आप देख रहे हैं कि बड़े लेम एक्सक्यूजेस दे रही थी कि जनाब ये है वो है। असल मसला ये है कि आप सिर्फ अपने पैसे कमाना चाह रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि सोसाइटी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कितने बुरे असरात आ रहे हैं। थैंक यू सो मच हारून आपके वक्त का। और अब उम्मीद करते हैं कि जनाब इन पर तो पाबंदी लगेगी, जो नए बनने वाले हैं, जो लिख रहे हैं या जो तैयारी के मराहल में, उन्हें वहीं पर रोक दिया जाए ताकि जनाब इस तरह की जो चीजें हैं ये माशरे में ना आ इस पाबंदी से उनको भी कान हो जाएंगे कि इस तरह के गाने लिखें ही ना बने, ना पब्लिकली इस तरह सुने जाएं, क्योंकि वाकई ये बहुत ही गलीज गाने होते हैं, पब्लिकली नहीं सुन सकते। और जो खवातीन हम देखते हैं कि पब्लिकली इस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही होती हैं और इस तरह बसों में, रिक्शों में इस तरह के गाने ड्राइवर हजरात सुन रहे होते हैं, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। गाने चलाइए, भी एक तरह की हरासमेंट होती है, बहुत ही बुरा लगता है, इंतहाई बुरा लगता है। आवाम को भी अक्ल करनी चाहिए कि अगर ये गाने अब आ गए हैं, वाकई रिमूव तो नहीं हो सकते, चुन चुन के आप यूट्यूब से हटा तो नहीं सकते, हर किसी के मोबाइल से आप नहीं कर सकते, लेकिन ये अखलाकी तौर पर आपकी भी जिम्मेदारी है कि खुदा का वास्ता जब खवातीन बैठी हो आपके साथ, कोई ट्रैवल कर रही हो, तो इस तरह के गाने मत लगाया करें। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त ब्रेक का, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। और नाज़रीन, पाकिस्तानी पॉप मौसीकी के बेताज बादशाह और पुरानी जीन्स से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले गुलकार अली हैदर एक बार फिर मौसीकी के वक्त पर छा गए हैं। उनका नया गाना इजाज़त रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अली हैदर ने इस गाने को अमरीकी रियासत टेक्सास के खूबसूरत शहर ह्यूस्टन में फिल्माया है। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इस गाने ने रिलीज़ के चंद ही घंटों में मकबूलियत हासिल की, जो अक्सर बड़े बजट की फिल्मों के हिस्से में भी नहीं आती है। बिल्कुल, और इस गाने की खास बात इसकी मौसीकी की मधुर धुनें और अली हैदर का वही मखसूस क्लासिक अंदाज है जो उनकी पहचान रहा है। सोशल मीडिया सारिफीन गाने की प्रोडक्शन क्वालिटी, कंपोजिशन और कास्ट की जानदार परफॉर्मेंस की दिल खोल कर तारीफें कर रहे हैं। जहां कुछ लोग अली हैदर की आवाज़ को सदाबहार करार दे रहे हैं, वहीं माहिरीन मौसीकी का मानना है कि इजाज़त ने सरहदों से बालातर होकर हर उम्र के सामीन को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस गाने की मकबूलियत ने यह पैगाम भी दिया कि पाकिस्तानी मौसीकी की खुशबू आज भी पूरी दुनिया में अपनी महक फैला रही है, और यही वजह है कि हर तरफ सिर्फ इजाज़त का ही चर्चा है। वाह, ज़बरदस्त जी। इजाज़त, अगर इजाज़त, इतनी इजाज़त वैसे मांग किस तरह इधर, बहुत ज़बरदस्त गाना है। और पुरानी जीन्स तो बहुत ही फेमस उनका गाना था। हर नौजवान जालिम नजरों से यूं ना मुझको देख, वाह वाह वाह, मर जाऊंगा। उज़ैर भी बड़े पुराने हैं। रूह पुरानी है, मैं तो पुराना नहीं हूँ जी। नहीं, मैंने तो बहुत पुराने गाने सुने हुए हैं। वैसे आज की नौजवान नस्ल जो है पुराने सॉन्ग बहुत खुश होकर और शौक से सुनती है। लुत्फ भी उन्हीं का ही है, लिरिक्स भी वही बहुत जबरदस्त है। रात गए 2 AM मौसीकी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। एक ताज़ा तहकीक आपके साथ शेयर करते हैं, जिसके मुताबिक जी प्लास्टिक के कप में डाली जाने वाली गर्म कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी के मुकाबले में हज़ारों माइक्रो प्लास्टिक के ज़रात खारिज कर सकती है। और ये तहकीक गुज़श्ता मुतालात के जो हम देख रहे हैं ताज़ा तज्ज़िये पर मबनी है, जिसमें साइंसदानों ने गर्म खाने और मशरूबात के असरात का जायज़ा लिया है। तहकीक में वाज़े हुआ है कि प्लास्टिक में रखा जाने वाला गर्म मशरूब या खाना माइक्रो प्लास्टिक के अखराज का सबसे बड़ा सबब बन सकता है। और ये बारीक ज़रात हम देखते हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर पेट में जाते हैं और सेहत पर मनफी असरात भी डालते हैं। माहिरीन के मुताबिक इसके मुमकिन ख़तरात में हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन, ज़ियाबीतस और तौलीदी मसाइल शामिल हैं। और बाज़ मुतालियात ने तो कई इक़साम के कैंसर के इम्कानात की भी निशानदही की है। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि ये मसला ज़्यादातर एक बार इस्तेमाल होने वाले डिस्पोजेबल कप और प्लास्टिक के बर्तनों की वजह से पैदा होता है। और आलमी सतह पर हर साल तकरीबन 500 अरब डिस्पोजेबल कप इस्तेमाल किए जाते हैं। माहिरीन शहरियों को ये हिदायत देते हैं कि गर्म मशरूबात को प्लास्टिक की बजाय सिरामिक या फिर शीशे के कप में इस्तेमाल किया जाए, ताकि सेहत के लिए माइक्रो प्लास्टिक के खतरात को
कम किया जा सके। और हम देखते हैं कि बहुत सारी कंडीशंस में ऐसे भी होता है कि ओवन में हम गर्म प्लास्टिक के बर्तनों में भी समटाइम ऐसे भी होता है, ये बहुत हार्मफुल होता है, तो एहतियात करें। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल के दोहरे मयार की बात कर लेते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के सामने जी दोहरा मयार जो है वो आया हो चुका है। एक तरफ बांग्लादेश के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद करके इसे टूर्नामेंट से ही निकाल दिया गया है, और अब 100 से ज़ायद बांग्लादेशी सहाफ़ियों को भारत में कवरेज से रोककर मीडिया का गला घोंट दिया गया है। क्या आईसीसी भारत के सामने बेबस हो चुका है? और अगर पाकिस्तान इवेंट का बॉयकॉट करने का फैसला करता है तो फिर आईसीसी का फैसला क्या होगा? ये बहरान सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं है, कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों की निजी जिंदगियों में भी भौचाल आ चुका है। इंजमामुल हक, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी समेत 9 क्रिकेटर्स तकरीबन 2 अरब रुपए के बड़े माली फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। एक दुबई बेस्ड कंपनी ने 8 से 9% माहाना मुनाफे का झांसा देकर खिलाड़ियों की जमा पूंजी लूट ली है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ताउन का यकीन तो दिलाया है, मगर सवाल ये कि हमारे स्टार्स क्या इतने सादा लो हैं या फिर ये किसी बड़े गिरोह का मुनज़्ज़म फ्रॉड है? क्रिकेट से जुड़ी इन अहम डेवलपमेंट्स पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नुमान न्यास साहब ने। नुमान, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप की बात कर ली जाए तो आईसीसी के चार्टर के तहत क्या किसी मेंबर मुल्क की मीडिया कवरेज से रोका जा सकता है? आईसीसी के ऐसे फैसलों के पीछे आपको क्या वजह समझ आती? सी चीज़ है और इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। एक चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जो फीफा है ना, जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, वो गवर्निंग बॉडी है। जो आईसीसी है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है और 12 फुल मेंबर्स के 1 वोट ईच पे डेमोक्रेटिकली चलती है। और जिसका चार्टर है वो ये न्यूट्रल कस्टोडियन है और होस्ट बोर्ड एक्टिविटी को देखता है, टूर्नामेंट की इंटेग्रिटी को देखता है, ब्रॉडकास्ट कमिटमेंट्स को देखता है और कमर्शियल डिसरप्शन थ्रेशोल्ड्स असेस करता है। हुआ क्या है कि जब से फाइनेंशियल मसल इंडिया का बना, एंड दैट इज़ नॉट रिसेंट, 2003 में भी उन्होंने साउथ अफ्रीका में ड्रामा किया था जिसपे माइक डिनर्स को आईसीसी के मैच रेफरी से हटा दिया गया। माइक प्रॉक्टर को सैक कर दिया गया था 2007 में जब ऑन टूर टू ऑस्ट्रेलिया हरभजन सिंह ने जो है एंड्रू साइमंड्स को मंकी कह दिया था। मंकी गेट स्कैंडल हुआ, सजा हुई हरभजन को, लेकिन थ्रेटन किया बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को अपने फाइनेंशियल मसल दिखाते हुए कि वो टूर नहीं करेंगे। तब तक तो ठीक था। फिर अब ये जब से एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है इन इंडिया और इन्होंने पोलिटिसाइज कर दिया कंप्लीटली इंटरनेशनल क्रिकेट को, जो आपने हैंडशेक से देखा होगा, नॉट रिसीविंग द ट्रॉफी इन एशिया कप, ब्रिंगिंग द इंटरनेशनल गेम टू डिसरिप्यूट। अब शारदा उग्रा जो एक इंडियन जर्नलिस्ट है, उन्होंने इसको ब्यूटीफुली कहा है कि जो आईसीसी है वो बीसीसीआई का दुबई ऑफिस है और ये हेगेमोनिक प्रेजेंस जो है, ये चाहे मार्केट हेगेमनी है या फाइनेंशियल हेगेमनी है, इंडिया अब डिक्टेट नहीं कर रहा, इंडिया अब इंटरनेशनल क्रिकेट को रूल कर रहा है और इस मिथ को तोड़ना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो भी आपने बांग्लादेश की बात की, उनका प्रिंसिपल स्टांस था और उनको न्यूट्रल वेन्यू मिलना चाहिए था। उनके जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न से उनको थ्रेट्स थे, लेकिन वो पॉलिटिकल नैरेटिव में ना की गई। क्योंकि अगर आप देखें मुस्तफिजुर रहमान की भी जो एक्स्ट्राडिशन हुई, केकेआर कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, वो बीसीसीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से कहा गया था और बीसीसीआई ने कहा था, तो उसमें तो एक बात हो गई। अब ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, अनफॉर्चुनेटली जब ये वोटिंग हुई है आईसीसी बोर्ड की, कॉन्ट्ररी टू जब पाकिस्तान ने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में कहा था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, तो बाकी बोर्ड ने इनका साथ दिया था। अब आप ये ज़हन में रखें क्यों दिया था। अब बांग्लादेश की वो वेटेज नहीं है और उनके कोई इतने फ्रेंड्स नहीं है आईसीसी बोर्ड पे, तो 14-2 जो है ये एक लम्हा फिक्रिया है। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया 6 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, 2 T20 एक वर्ल्ड T20 जीतने के बाद, 2 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी, या इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका फाइनेंशियल जो उनके इंसेंटिव्स हैं उससे वो साइड किक बन गए हैं इंडिया की। तो हुकूमत कर रहा है इंडिया, बीसीसीआई और आईसीसी बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टूज बन के रह गए, पॉलिटिकल टूल। पाकिस्तान के पास अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इनके पास एक ट्रम्प कार्ड है कि अगर ये बायकॉट करते हैं तो फिर ये इंटरनेशनल क्रिकेट का जो इंडिया के सामने खड़ा होके, बीसीसीआई के सामने खड़ा होके, आईसीसी को कोजन करके जो है आप इकोनॉमिक मैट्रिक्स वर्ल्ड क्रिकेट का चेंज कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस रिगार्ड से, पाकिस्तान
क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता होगा इंडिया से हम मैचेस हार जाते हैं, 7वें नंबर पे हम रिलिंक्विश कर रहे हैं आईसीसी T20 की रैंकिंग्स में, लेकिन पाकिस्तान की ब्रांड इक्विटी बहुत बड़ी है। और आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि अगर पाकिस्तान ये बायकॉट करता है तो वो एक्सपोज करेगा फॉल्ट लाइन जो ग्लोबल क्रिकेट गवर्नेंस में है और इनडायरेक्टली चैलेंज करेगा इनजुडिशियस कंसंट्रेशन ऑफ पावर बाय इंडिया। और उसका रीजन क्या है? जी। एक इंडिया पाकिस्तान का जो T20 का मैच होता है उसमें इंडिया का एक चैनल जो ये ब्रॉडकास्ट करता है उसके 10 सेकंड का कमर्शियल एयर टाइम स्लॉट $18,750 है, यानी 50 मिनट का कमर्शियल एयर टाइम एक मैच का $5.27 मिलियन है। इन एडिशन टू 4 से 6 मिलियन डॉलर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ब्रॉडकास्ट देता है, प्लस 40 से 50 मिलियन डॉलर, ये एक मैच की बात हो रही है, 40 से 50 मिलियन डॉलर अदर स्पॉन्सरशिप से आता है। तो इंडिया पाकिस्तान नागुज़ीर है। तभी आईसीसी, अगर आपको याद हो, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 पाकिस्तान नंबर 8 की टीम थी, इंडिया नंबर 1 था, लेकिन रूल्स बेंड करके दोनों को एक ग्रुप में डाला गया था। उसके बाद से आज तक बिल्कुल ICC सही की हर निशानदेही की है आपने। और इंडिया की मजबूरी है पाकिस्तान के साथ खेलना, इतना पैसा उन्होंने कमाना है और वो अपना नुकसान नहीं कर सकते, अल्टीमेटली वो झुकेंगे ही। और इससे पहले हमने देखा है कि भारत ने सिक्योरिटी के नाम पर पाकिस्तान आने से इनकार पर हाइब्रिड मॉडल चूज किया। बांग्लादेश को श्रीलंका में खेलने की सहूलत क्यों ना मिल सकी? आईसीसी के रवैये में इस तजाद की बड़ी वजह आपको क्या लगती है? पॉलिटिक्स, सिंपल पॉलिटिक्स। हसीना वाजपेयी एक्साइल प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया को फॉलो करती थी, इंडिया जो है वो वर्चुअली बांग्लादेश को सबसर्विएंट बनाया हुआ था, वो अब ख़त्म हो गया। पॉलिटिकल चेंज आई है, पैराडाइम शिफ्ट है। और इनके जो इवन जय शाह जो चेयरमैन है आईसीसी के, इनके वाले जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो तो घुसपैठी और इन्फिल्ट्रेटर्स कहते हैं। इवन जो इंडियन बंगाल में भी रहते हैं जो लोग। सो एट द एंड ऑफ द डे ये टोटल बीसीसीआई की इंटरफेरेंस है, मिसमैनेजमेंट है और पॉलिटिकल उनकी एक वो दिमाग में है कि उन्होंने बांग्लादेश को साइडलाइन करना था। बांग्लादेश हैज़ गॉटन क्लोजर टू पाकिस्तान पॉलिटिकली रिसेंटली, जब से चेंजेस हुई हैं। वहाँ पे इलेक्शंस आ रहे हैं, इंडिया के असम में भी हैं और बंगाल में भी हैं, तो उनको अपना नैरेटिव बनाना है एंटी बंगाल। सो दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने फोर्स किया, कंपेल किया, बहुत दकियानूसी किस्म की जो है रीज़न दिया। आईसीसी के बोर्ड में भी कंटेक्चुअली कहा गया और कहा गया कि जी अटेंडरी वगैरह उसको देखना था, तो इसलिए ये प्रेसिडेंस बन जाएगा। लेकिन बांग्लादेश का वही क्लेम था जो इंडिया का क्लेम था, नॉट टू टूर पाकिस्तान सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन। और पाकिस्तान का भी यही क्लेम था कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हम इंडिया नहीं जाएंगे, तो उन्होंने श्रीलंका दिया। तो बांग्लादेश को उन्होंने एक दूसरी तरह से देखा और जहाँ पे उनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते हैं वहाँ पे वो दूसरी तरह देखते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की तरफ से आइंदा चंद रोज़ में इवेंट में शिरकत का हतमी फैसला हो जाएगा। वज़ीर आज़म तो कह चुके हैं कि बांग्लादेश को मद्देनज़र रखकर फैसला किया जाएगा। बांग्लादेश तवक्को रखेगा कि आप ही बायकॉट करें। तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस होंगे और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ये फैसला इमोशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है? देखें, इमोशनल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लॉजिकल। देखें, जहाँ तक आपने बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी दिखानी थी वो आपने दिखा दी। आपने उनके हक में वोट दे दिया। आपके चेयरमैन ने 4 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्लियरली कहा कि बांग्लादेश का प्रिंसिपल स्टांस जो है हम उनके साथ हैं। अब सॉलिडारिटी वाली बात नहीं रही। आपको एक और चीज़ मैं बीच में बताऊं कि अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो असूलन जो 21वें नंबर की टीम है युगांडा, वो रिप्लेस करेगी। आईसीसी का शरादा बिखर जाएगा टूर्नामेंट का। लेकिन उनकी कोशिश ये होगी, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में खेलना था, अगर वो बायकॉट करता तो बांग्लादेश को ऑफर मारेंगे कि आप आके खेल लें इन श्रीलंका। अब बांग्लादेश का भी टेस्ट होगा। सो पाकिस्तान के प्रैग्मेटिकली अगर आप देखें, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ही अच्छा मोहसिन नकवी साहब ने हैंडल की सिचुएशन, एंड ही इज द ओनली चेयरमैन। पीछे तो आप 2012 में भी चले गए थे, 2016 में भी, 2023 में भी। अब इंडिया चले गए, इंडिया नहीं आता था, वो डिक्टेट करता था। आपने टिट फॉर टैट किया है। सो नाउ इज द टाइम कि आपको ये सोचना है कि आपने सबसर्विएंट बनना है, टेल वैगर बनना है, लैपडॉग बनना है बीसीसीआई का, या आपने अपना मसल दिखाना है जो आपका बनता है बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल ब्रांड वैल्यू। तो असूलन लोग ये डर रहे हैं कि पेनल्टीज लग जाएंगी, आपको पिनलाइज, आपके कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीचेस होंगे अगर आप नहीं जाते। उसमें आपको फाइनेंशियल लॉस 30 से 50 मिलियन डॉलर का होगा, पार्टिसिपेशन फी नहीं मिलेगी। लेकिन जो सीरियस रिपोकशंस होती हैं, सच एज हैवी पेनल्टीज या बारिंग द टीम टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट टूर्नामेंट्स, या जो है आपका इंटरनेशनल स्टेटस जो है चैलेंज हो, वो नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया ने प्रेसिडेंस बनाया था। आईसीसी हमेशा कहता रहा पाकिस्तान को कि इंडिया उस वक्त टूर करेगा सब्जेक्ट टू द परमिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया। तो इस वक्त अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डिसीजन लेता तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स जितने भी हैं उनकी वायलेशन होती, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रोकती है तो देन आईसीसी हैज़ नो ग्राउंड्स की वो रोकें। और दूसरा, पाकिस्तान के बगैर आईसीसी के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात मैं कर रहा हूँ, मैं बायलैटरल सीरीज की बात नहीं कर रहा। आईसीसी के फ्रेमवर्क में पाकिस्तान के बगैर टूर्नामेंट होना नामुमकिन है। अच्छा नुमान साहब, जो सिनेरियो आपने खींचा है इसके मुताबिक अगर हम देखें तो अब प्रेशर कितना बिल्ड होगा। माहिरीन के मुताबिक $1 अरब की आमदनी पाक भारत मैच से जुड़ी है, और अगर पाकिस्तान बॉयकॉट का फैसला कर लेता है तो ब्रॉडकास्टर आईसीसी पर दबाव डाल सकते हैं कि पाकिस्तान को बॉयकॉट से रोका जाए और बांग्लादेश के मामले पर नजरसानी की जाए। आपका बेहतरीन सवाल है जी, इसका भी आपको मैं एविडेंस देता हूँ कि एशिया कप ये जो अभी 2025 में हुआ, ये इंडिया इसका होस्ट था, और इन एक्सट्रीम नैरेटिव की वजह से डिसाइड ये किया था बीसीसीआई ने गवर्नमेंट के हुक्म पे कि इसको बाइकआउट करें या इसको पोस्टपोन करें। तो जो पोस्टपोन की बात आई तो उनको 3 मेंबर वोट्स चाहिए थे, फुल मेंबर्स के, और वो जो है अफगानिस्तान और श्रीलंका तैयार था उनको वोट करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, जो यहाँ पे आपको ये इकोनॉमिक्स समझनी होगी कि जो जियो स्टार है वो कंसोर्शियम है वाईकॉम 18, जो मुकेश अंबानी रिलायंस ने $576 मिलियन का खरीदा था, और जो यूएस डिज्नी है वो उन्होंने $8 बिलियन का खरीदा था। इंटरनेशनल क्रिकेट के राइट उन्होंने $3.1 बिलियन के खरीदे, पीएसएल के राइट उन्होंने $6.05 बिलियन के खरीदे, और पाकिस्तान इंडिया के मैच में 2021 के वर्ल्ड कप में 167 मिलियन व्यूअर्स थे एक मैच में एक दिन में, और ये 235 मिलियन व्यूअर्स थे 2023 वाले मैच में। एक अजीब सा वन साइडेड मैच हुआ था दुबई में इंडिया पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, उसमें कंटार पे सेकंड बेस्ट रेटिंग्स थी। तो कंपेल किया ब्रॉडकास्टर्स ने कि ना सिर्फ इन एशिया कप इंडिया से निकाला गया यूएई में हुआ, बल्कि पाकिस्तान इंडिया के 3 मैचेस हुए। तो विदाउट पाकिस्तान इंडिया कोई भी ब्रॉडकास्टर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। एक दिन में एक T20 मैच का वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू ब्रॉडकास्ट का $1.13 बिलियन होता है। बिल्कुल नुमान साहब, ये तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है और इसका नुकसान तो आईसीसी नहीं बर्दाश्त कर सकता, ब्रॉडकास्टर्स भी ये गवारा नहीं कर सकते। अब जरा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात कर लें, उनसे जो मुबैना फ्रॉड हुआ है, उन्होंने जो अपने गवा दिए पैसे, जिस कंपनी के चेक बाउंस हुए उसके खिलाफ अमेरिका और दुबई के कवानीन के तहत क्या आप समझते हैं कार्रवाई की जा सकती है, और इस मामले से मुताल्लिक आपके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन क्या है? देखें, इसमें 2-3 एम्बिग्विटीज आती हैं ना। एक तो ये है कि अगर ये फ्रॉड हुआ, जो चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने ऑफर भी किया, क्योंकि वो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है, उन्होंने कहा FIA में जो है वो इंदराज करवा दें। FIR अभी तक आपने कटवाई नहीं, इसका मतलब है देयर मे वेल बी अ प्रॉब्लम कि पेटेंसी जो है वो पैसे बाहर कैसे गए, वो बैंक ट्रांजैक्शंस के थ्रू गए या वो हुंडी के थ्रू गए, तो अभी तक तो अपील हुई नहीं। तो इतने नाइव तो हमारे क्रिकेटर्स भी नहीं है जो 3-4 महीने प्रॉफिट लेते रहे। सो आई पर्सनली फील कि ये इट्स ए केस ऑफ बिजनेस स्कैम, और उसका जो तरीका उनको लीगल कोर्स लेना चाहिए, उनको FIR जो है वो उसका इंदराज कराना चाहिए। अगर वो नहीं कराते तो ऑब्वियसली उनका केस वीक हो जाता है एंड देन देयर मनी विल बी लॉस्ट। नुमान साहब, इंजमामुल हक जैसे सीनियर और 8 मौजूदा खिलाड़ियों का मुतासरीन में नाम आना, क्या ये खिलाड़ियों के मालियाती शऊर की कमी को जाहिर करता है यह ज़्यादा मुनाफे की लालच है? देखिए, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। वो तो एक इंडिविजुअल का अपना ट्रेट होता है कि आप कितनी प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हैं, और जितना इन्वेस्ट हुआ है पैसा, उतने पैसे पे अगर आप वल्गर प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो वो तो शो करता है कि आपका थोड़ा सा इंक्लिनेशन है टू मेक इट बिग। एक तो ये, और दूसरा नेविटी इसलिए होती है कि आप किसके इन्फ्लुएंस में थे। एक, क्योंकि एक्स क्रिकेटर जो है फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, उन्होंने शायद इन्वेस्ट करवाया था इनसे। आप जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आप हमेशा देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, और आप रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। अगर आपने रिस्क असेसमेंट नहीं की थी और आप प्रॉफिट के चक्कर में सारी इन्वेस्टमेंट्स कर गए, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है आप नाइव हैं और आपकी इतनी एजुकेशन नहीं है ऑफ इन्वेस्टिंग मनी और टू डील विद इन्वेस्टर्स। तो नुमान साहब, पीसीबी ने ताउन का तो कहा है, क्या पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को ऐसी एक्टिविटीज से, ऐसी इन्वेस्टमेंट से रोकता है? कोई शिक मौजूद है? और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर आप क्या समझते हैं, क्या असर पड़ सकता है इससे? देखें, नंबर 1, पीसीबी नहीं रोक सकता। ये तो अब आपके पास, अगर आपने पैसे अगर अपने लीगल सोर्स से कमाएं, आप जहाँ मर्जी इन्वेस्ट करें, चाहे आप किसी को मुफ्त दे दें या किसी जहाँ पे भी इन्वेस्ट करें, तो उसमें तो कोई दो आरा नहीं है। राइट। लेकिन
फाइनेंशियल जो डैमेज है वो अब देखना कि इंडिविजुअल प्लेयर्स का कितना कुशन था, कि उनकी पर्सनल इकोनॉमी और उनका एक फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस कितना डैमेज हुआ है। ये ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ कंसर्न तो है, कहीं ना कहीं दिमाग में होगा, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो आपकी एक्सटर्नलाइज प्रॉब्लम्स हैं उनको इंटरनलाइज शायद ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स ना होने दें, एंड इट शुड नॉट मैटर देम। ऑब्वियसली कंसर्न बहुत बड़ा है कि इफ यू लूज योर हार्ड अर्न मनी तो फिर आप नुमान साहब, पहले ही कहा जाता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर बहुत प्रेशर होता है, प्रेशर लेकर खेलते हैं, और इतना माली सदमा और ये प्रेशर हो तो फिर कारकर्दगी कैसे दिखाएंगे? देखें प्रेशर होता है जब आपको अपना सेल्फ बिलीफ और स्किल सेट आपको उतना हाई नहीं होता। अगर आप देखें जो डेवलप्ड बोर्ड के क्रिकेटर्स हैं वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो सीजन पाथवे से आते हैं, वो मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, वो साइंटिफिक इंटीग्रेशन के साथ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ खेलते हैं। आप लोग अभी तक दकियानूसी स्टैंडर्ड्स पे ही रहे और आपने कम्पीट करने की आपकी सलाहियत कम हो चुकी हुई है मॉडर्न क्रिकेट और सुपर मॉडर्न फिटनेस के साथ। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास स्किल सेट हो तो फिर आपका सेल्फ बिलीफ जो है वो बहुत हाई होता है और आपको प्रेशर नहीं आता। हर गेम इंटरनेशनल क्रिकेट की आपका क्या मतलब है, इंडिया पे प्रेशर नहीं था जब फाइनल में तिलक वर्मा जो 50 की रणजी ट्रॉफी की एवरेज फर्स्ट क्लास क्रिकेट रेड बॉल खेल के और T20 की मास्टर क्लास उसने खेली थी। तो इंटरनेशनल क्रिकेट का फ़र्क ही ये है, आपके और मेरे से जो फ़र्क है उनमें वो ये है कि वो प्रेशर को एब्जॉर्व करते हैं और फिनोमिनल मॉड्यूल में को एग्जिस्ट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपके वक्त का। और वाकई अगर जबरदस्त कैलकुलेशंस थी नुमान साहब की, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि वो देखिए उन्होंने सारा बताया कि कितना रेवेन्यू आता है, कहाँ से आता है, सारा कच्चा चट्टा जो कहते हैं ना खोल के रख दिया। अब मतलब क्लियरली समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंड कर लिया होगा भारत की आवाम ने भी और पाकिस्तान की आवाम ने भी कि पाक भारत टाकरा करवाना इनकी मजबूरी है, इनका लॉस। सारा जो आपका वर्ल्ड कप है ये बेकार जाएगा, ये एक खसारे का सौदा होगा। सबसे फनी बात यह है कि भारत बहुत पाकिस्तान को ना इररेलेवेंट करना चाहता है, लेकिन मजबूरी है, रेलेवेंट रहना ही रहना है। पाकिस्तान से आप हट के कहीं भी नहीं जा सकते, आपको खुद रेलेवेंट रहने के लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप कि इस मसले का कोई हल निकले, कोई सॉर्ट आउट हो जाए मामला। जो खेल है उसको खेल ही रहने दे, सियासत का हिस्सा ना बनाए, आपके अरबों करोड़ों का नुकसान होगा। और अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात की जाए तो एक वही वाली बात है कि लालच बुरी बला है, सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। और जहां तक पाकिस्तान के स्टैंड की बात है तो मच हैज बीन डन इन दिस केस, और बांग्लादेश की जितनी सपोर्ट पाकिस्तान कर सकता था की है, और खुलकर ऐलान भी किया कि जनाब नाइंसाफी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जो पाकिस्तान को फैसला करना है, जो जुम्मे को भी आ सकता है, पीर को भी आ सकता है, वो इमोशनल से ज्यादा लॉजिकल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, जिसमें क्रिकेट के हवाले से देखना चाहिए, मुल्क के हवाले से देखना चाहिए। बाकी जहां तक स्टैंड लेने की बात है तो पाकिस्तान का तो जनाब असूली मौक़िफ़ है और पूरी दुनिया के सामने, और बांग्लादेश उसको सराह भी रहा है। अब ब्रेक का वक्त हुआ है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान के नाजरीन 60% से ज़ायद डॉक्टर्स और सर्जन मुस्तकिल जिस्मानी और जहनी थकन का शिकार हैं, और ये इंकशाफ एक कौमी तिब्बी फोरम की जानिब से सामने आया है, जो हमारे हेल्थ सिस्टम के एक खामोश मगर संगीन बहरान की निशानदही करता है। जो डॉक्टर्स दिन रात मरीजों का इलाज करते हैं, उनके दर्द का मदावा कौन करेगा, ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लंबी ड्यूटियां, मुसलसल जहनी दबाव, मरीजों की जान बचाने की जिम्मेदारी और वसाइल की कमी, ये सब मिलकर सफ़ेद कोट के पीछे एक ऐसा जहनी कर्ब छुपा देते हैं जिस पर कम ही बात की जाती है। और डॉक्टर्स भी इंसान हैं, मगर हमारे माशरे में उनसे मशीनों जैसी कारकर्दगी की तवक्को रखी जाती है वहाँ। और ऐसा ही है, और हीरो कहलाने वाले यही डॉक्टर्स आज खुद जहनी दबाव, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार क्यों हैं। आज हम बात करेंगे इसी मौजू पर कि डॉक्टर्स की जहनी सेहत, उन पर बढ़ते हुए दबाव और उसके ख़तरात के नताइज क्यों इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं। जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान में डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस जो हैं वो तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या तवील और मुसलसल ड्यूटीज़ जो हैं इस मसले की सबसे बड़ी वजह है? थैंक यू सो मच। और आज तो हमारे पास टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, क्योंकि पहले हम जिस भी चीज़ की बात करते हैं उससे मैं खुद नहीं गुजरा होता, इससे तो मैं खुद भी गुजरा हूँ, तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकता हूँ। और मैं बहुत से प्रोग्राम्स में मैंने कहा कि मेरे पास टाइम कम नहीं है, आप इजी होकर डिस्कशन करें, आपके लिए टाइम बढ़ा लिया।
थैंक यू सो मच। तो मैं जिस तरह बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने कहा कि मेरे अपने हॉस्पिटल में हर वक्त 3 से 4 डॉक्टर ड्रग्स के साथ, गैम्बलिंग एडिक्शन के साथ वो भी दाखिल होते हैं। अच्छा। तो अब इसके ना 3 में डिवाइड कर लेते हैं। एक है पर्सनल फैक्टर, हम उस रेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, 1 डिग्री, दूसरी डिग्री, तीसरी डिग्री, हाई अचीवर कहीं रुकता नहीं है ना, और बहुत सारे हाई अचीवर्स जो हैं वो फिर हमारे मुआशरे में बिल्कुल सोशल फैक्टर्स होते हैं कि सोसाइटी आपसे एक्सेप्ट, अच्छा आपसे नहीं एक्सपेक्ट करेगा आपका चैनल कि आप मुफ्त शो करें, जी मेरे से एक्सपेक्ट करेगा मुआशरा कि मैं मुफ्त मरीज देखूं। फिर मुझे पहले बताते, मैं पहले कोई फैक्ट्री खोलता फिर डॉक्टर बनता। सो जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है ना, अब हमें पता है कि इस वक्त मुसलमानों से ज़्यादा दुनिया में क्रिश्चियंस हैं जो ईसा को मानते हैं। ईसा का क्या लक़ब था? मसीहा। आपने डॉक्टर को किस पेडिस्टल पे बिठा दिया? भाई डॉक्टर वैसे ही है जिस तरह आप काम करते हैं मॉर्निंग शो में, मैं काम करता हूँ अस्पताल में, गाड़ी का मैकेनिक काम करता है। आप लोगों ने उस पेडिस्टल पे बिठा के मेरी मेंटल हेल्थ के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की। तो कुछ पर्सनल फैक्टर्स, कुछ सोसाइटी के फैक्टर्स और कुछ सिस्टम के फैक्टर्स। मुझे याद है जब मैं इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहा था, तो मेरे बॉस ने मुझे कहा कि 2 बजे के बाद, छुट्टी के बाद भी तुम मुझसे मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। तो मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं, मैं सुपरवाइजर हूँ, तुम ट्रेनी डॉक्टर हो, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है और मेरे एक कलम से तुम्हारी ट्रेनिंग जाएगी। सो जो स्ट्रेस है ना वो काम से शायद इतना नहीं होता। देखें मैं डॉक्टर बनाऊं, बहुत सारे लोग डॉक्टर बनते हैं काम करने के लिए बनते हैं, लेकिन जो वर्क प्लेस बेस्ड स्ट्रेस है जी, वहां जो प्रॉब्लम आता है ना, पॉलिटिक्स है, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक 60 साल का बूढ़ा डॉक्टर भी नहीं चाहेगा कि एक 30 साल का जूनियर डॉक्टर उसके साथ एक क्लिनिक खोले, उसके मरीज कम हो जाएंगे। फिर कहते हैं हमें तवक्कल अल्लाह पे है। तो ये सारी चीजें मिल के एक डॉक्टर को प्रोन करती हैं, और फिर ड्यूटीज वाली बात भी है, उसको भी हम आगे करते हैं। जी तो उसामा, ज़हनी थकन या फिर बर्नआउट, इसकी इब्तदाई अलामात क्या हैं जिन्हें डॉक्टर्स को फौरी तौर पर संजीदगी से लेने की ज़रूरत? अच्छा, अब इसमें ना, इससे जाने से पहले मैं वो ड्यूटीज़ वाली बात क्लियर कर दूं। आप लोगों का चैनल अगर आपको बुलाएगा एक्स्ट्रा कि जी एक दिन कोई है सैटरडे को भी शो करना है, मेरा आपसे सवाल है, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे? जी नहीं, हमें बुलाया जाता है ऑब्वियसली। ठीक है। सो पूरी दुनिया में ये काम कहीं नहीं होता। मैं 1 घंटा अगर एक्स्ट्रा काम करता था आयरलैंड में तो मुझे डबल उसके पैसे पर आवर मिलते थे। क्रिसमस की जो कॉल होती थी उस पर डॉक्टरों की लड़ाइयाँ होती थी कि उस पर 3 गुना पैसे मिलते थे कि ये क्रिसमस कॉल कौन करेगा। यहाँ पे हम ईद की कॉल ना करने पे लड़ाई करते हैं क्योंकि पैसे नहीं मिलते। सो जब आपको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलती, आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, तो वही ड्यूटी आपके लिए अजाब बन जाती है। जब उसके पैसे मिलते हैं, जब उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलती है, तो वही ड्यूटी करने के लिए लड़ाई होती है। फिर जब आपको पैसे भी नहीं मिलते और एक बंदे से 4 बंदों का काम कराया जाता है और अस्पताल पुअरली एडमिनिस्टर्ड है, सो फिर क्या होता है? बर्नआउट आता है। बर्नआउट की अर्ली अलामात क्या है कि आपको अपना आप ही अच्छा नहीं लगता। आप बड़े शौक से डॉक्टर बने थे, आपका सुबह काम पे आने को दिल नहीं करता। आप वापसी पे इमोशनल फिटीग, आपको फिजिकल फिटीग तो समझ आती है, मेरे कंधों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, टांगों में दर्द है। इमोशनल फिटीग, आपको वही अपने बच्चे को हक करने को दिल नहीं करता। आपकी माँ आपसे प्यार से बात करेगी, आपका जवाब देने को दिल नहीं करता। तो इमोशनल फिटीग हो जाती है, आप ओवरऑल एक जमूद का शिकार हो जाते हैं और उस वक्त आपका दिमाग सायरन बजा रहा होता है कि अभी भी रुक जाओ। इससे अगली जो स्टेज है वो डिप्रेशन की है, एंजाइटी की है, मेंटल। डॉक्टर उसामा, आपने बहुत अच्छा नक्शा खींचा है मौशरती तौर पर क्या प्रेशर है डॉक्टर्स पर, लेकिन पर्सनली भी अगर देखें तो कुछ डॉक्टर्स ने ऐसे भी है कि अपने पर्सनल क्लिनिक खोले होते हैं, ज़्यादा ध्यान उस तरफ होता है, ड्यूटी उधर नहीं कर पाते। अस्पतालों में वो दोनों जगह पाँव फंसाने के चक्कर में और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में भी डिप्रेशन हो रहा होता है डॉक्टर्स को। तो देखिए, ज्यादा पैसा कमाना बुरी नहीं है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपके सामने हर हफ्ते सुबह क्यों आ जाता हूँ, मैं सरकारी नौकरी नहीं करता। सही। मैंने फैसला कर लिया था कि मैंने नौकरी नहीं करनी, मैं नौकरी को एक लानत समझता हूँ। और मैं जिस तरह मरीज देखना चाहता हूँ, मैं दिन के 100 मरीज नहीं देख सकता सरकारी अस्पताल में। मरीज 100 जरूर मुझे देख सकते हैं, मैं उनको नहीं देख सकता। तो मैंने एक मुश्किल फैसला किया कि मैं यंग एज में ही, मैं बाहर से वापस आके मैं अपने आप को एस्टैब्लिश एज एन इंडिपेंडेंट डॉक्टर करूंगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा कि मैं सुबह सरकारी अस्पताल में मरीजों को अपने शाम के क्लिनिक के कार्ड दूं। ठीक है। तो मैं सुबह आपके पास आता हूँ 10 बजे, यहाँ से जाके 11 बजे क्लिनिक करता हूँ, 6-7 बजे तक क्लिनिक करता हूँ। तो मेरे और कोई मेरे पास काम नहीं है, अपने शौक पूरे करता हूँ। आप आज सेगमेंट कर रहे थे, मैडम नूरजहां और नाहिद अख्तर की बात हो रही थी, गाने सुनता हूँ, तो बर्नआउट से बचता हूँ। जबरदस्त।
अच्छा डॉक्टर सामान, नींद की कमी डॉक्टर्स की फैसला साजी और मरीजों के इलाज पर किस हद तक असरअंदाज होती है? और डॉक्टर्स ये भी शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारा जो रोस्टर है वो बड़ा अजीब सा होता है, जिसमें हमें रेस्ट करने का मार्जिन ही नहीं मिलता और हम कई कई घंटे जो है वो लगातार काम कर रहे होते हैं। देखिए, ह्यूमन माइंड जो है ना वो लगातार काम करने के लिए बना ही नहीं है। वो शिफ्ट वर्क के लिए बना ही नहीं है। वो बना है कि दिन में जागना है और काम करना है और रात को सोना है। लेकिन अब बहुत सारे प्रोफेशंस में मजबूरी हो गई है। तो जो मैंने बार बार बात कर रहा हूँ ना कि फर्क आता है रीइंफोर्समेंट पे, कि उसी ड्यूटी रोस्टर पे ड्यूटी करने के लिए बाहर लड़ाइयाँ होती हैं चूंकि डबल पैसे मिलते हैं। उसी ड्यूटी रोस्टर पे यहाँ पे हम नहीं करते। फिर मैं आपको मिसाल दूं, मैं जब आयरलैंड में था तो वहाँ पे 24 घंटे की ड्यूटी के बाद अगला दिन ऑफ होता है। मेरा जो प्रोग्राम डायरेक्टर था वो हर महीने मुझे खुफिया स्पेशल बुला के पूछता था कि तुम्हारा कंसल्टेंट अगले दिन काम तो नहीं कराता, कि तुम एशियन हो, यहाँ पे नए आए हो, तुम्हारा इस्तेहसाल तो नहीं हो रहा। तो सिस्टम ने इतने चेक रखे हुए हैं कि मैं 24 घंटे के बाद अगला पूरा दिन ऑफ लूं। उसमें उनको मेरा फायदा नजर नहीं आता। ये भी याद रखें, पूरी दुनिया में एक बिहेवियरल एस्टैब्लिशमेंट है ना, वो मेरे फायदे के लिए नहीं करते, वो अपने सिस्टम के फायदे के लिए करते हैं कि मैं गलत मरीज देखूंगा, उसको नुकसान होगा, सिस्टम पे और बोझ पड़ेगा। सही। अच्छा डॉक्टर उसामा, खुद तशखीस और खुद दवा लेना डॉक्टर्स के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? अच्छा, ये जितने यंग डॉक्टर्स हैं मैं उनको बड़ी मेहरबानी करके ये बता दूं कि आप ना अपना इलाज करेंगे ना अपने घर वालों और रिश्तेदारों का इलाज करेंगे। सही। मैंने बाहर से वापस आके बड़े रिश्तेदार नाराज किए हैं, बड़े जानने वाले नाराज किए हैं कि आप ना अपना इलाज कर सकते हैं ना जानने वाले का। दूसरा, आप अपने सिम्टम्स को पुश करते जाएंगे। नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कैसे हो सकता है, मुझे कैसे थकन हो, सारे काम कर रहे हैं। आप अपने सिम्टम्स को अहमियत तब देंगे। मेरे पास कई मेरे आउट पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि 15 में से 5 मरीज मेरे आउट पेशेंट में डॉक्टर्स होते हैं। अच्छा। जब वो ब्रेकें नहीं लगाते और गाड़ी के एक्सेलरेटर पे पाँव रखते हैं तो गाड़ी हर वक्त एक्सेलरेशन के लिए नहीं बनी, उसको ब्रेक भी चाहिए, मोबाइल को भी चार्जिंग चाहिए होती है। ऐसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स में जो हम खुदकुशी की शरह देखते हैं वो आम अफराद से ज़्यादा क्यों रिपोर्ट होती है? क्या ये मसला कोई इनफरादी कमज़ोरी का है या फिर हेल्थ सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है? देखिए, सिस्टम में भी प्रॉब्लम है। जो मैंने पहले सिस्टम की प्रॉब्लम की बात की ना, कि एक तो आप 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। मैं बार बार मिसाल वेस्ट की इसलिए देता हूं कि हम बड़ा आइडियलाइज करते हैं लेकिन उनकी चीज़ें अपनाते नहीं हैं। मेरी वहाँ कंसल्टेंट थी, उसका ज़ाती नंबर मेरे पास भी नहीं था। वो अस्पताल में आके वर्क फ़ोन चार्ज करती थी, इस्तेमाल करती थी, 5 बजे दराज में लॉक करके जाती थी। छुट्टी पे वो बिल्कुल गायब होती थी। मुझे इतने सालों में छुट्टी वाले दिन सिर्फ एक कॉल शायद आई, वो भी गलती से एक नर्स ने डायल की और बाद में उसने मेरे से रिटर्न माफ़ी मांगी। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे जब 24 घंटे आपके दिमाग को छेड़ा जाएगा, पैसे भी नहीं दिए जाएंगे, बर्न आउट पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, आप खुद अपने सिम्टम्स को दीवार से लगाते जाएंगे। फिर आती है अवेलेबिलिटी, कि एक आम बंदा अगर खुदकुशी का सोचेगा, इजी तरीका कहाँ से उसको दवाई मिलेगी नहीं मिलेगी, वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर देगा, उसको कोई ले जाएगा। डॉक्टर को तो चीज़ें अवेलेबल हैं। डॉक्टर्स में सबसे ज़्यादा सुसाइडल रेट एनेस्थेटिस्ट का है। एनेस्थेटिस्ट के पास तो वो सारी बेहोश करने वाली दवाइयाँ मौजूद होती हैं। वो सोचता है और वो कर लेता है। तो डॉक्टर्स की हेल्थ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए यहाँ पे फिलहाल कोई ऐसा, बहुत सारी हेल्पलाइंस होंगी जिन पे कोई फ़ोन कभी उठाएगा। या डॉक्टर सामा, ये भी होता है कि वो कुछ ना कुछ एक जहनी दबाव भी ये होता है कि किसी आम इंसान की गलती अगर देखे किसी शोबे में हो जाए तो वो शायद करेक्ट की जा सकती है, लेकिन डॉक्टर अगर कोई गलती कर देता है तो करेक्शन का मार्जिन नहीं है, एक इंसानी ज़िंदगी का सवाल होता है। देखिए इंसानी ज़िंदगी का सवाल होता है, लेकिन बहरहाल एक इंसान से गलती तो हो सकती है, मशीन से भी गलती हो सकती है। उस गलती के लिए सिस्टम ये होता है कि मैं अगर एक डॉक्टर हूँ, मेरे से नीचे 4 डॉक्टर हैं, मेरे से ऊपर एक डॉक्टर है। तो वो जो सिस्टम बना हुआ है ना, जब सिस्टम काम नहीं करता, कि सीनियर डॉक्टर जो है उसको अपनी वेलबींग का भी काम को ग्लैमराइज किया हुआ है कि जी मैं सुबह सरकारी अस्पताल में करता हूँ, शाम को क्लिनिक में करता हूँ, मैं रात 12 बजे घर जाता हूँ, मैं बड़ा बिजी डॉक्टर हूँ, उसको ग्लैमराइज कर दिया हो। भाई ये तो डूब मरने का मकाम है कि अगर आप रात 12 बजे घर जाते हैं। सही। सो फिर प्रॉब्लम ये आता है जब वो सिस्टम काम नहीं करता ना, तो फिर सारा का प्रॉब्लम एक फर्द के ऊपर आता है, तो जाहिर है उसने कोलैप्स करना है। सो गलती का मार्जिन भी दें, बड़ी मेहरबानी है। हमें डॉक्टरों को मसीहा मत बनाएं। हम वैसे ही काम करते हैं जैसे एक कार मैकेनिक करता है, जैसे एक मॉर्निंग शो का होस्ट करता है। हाँ, इसमें इंसानी जान इन्वॉल्व है, तो फिर हमारे काम को जरा कम कराएं। अब वेस्ट में जूनियर डॉक्टर कम मरीज देखता है, ट्रेनी डॉक्टर कम मरीज देखता है, सीनियर डॉक्टर ज्यादा मरीज देखता है। आज मैं बहुत जज्बाती साउंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल की बात है। दिल की बात है। उसामा, ये डॉक्टर्स के फाइनेंस का भी मसला है, टाइम मैनेजमेंट का भी मसला है, और उन्हें खुद भी कोई ना कोई इसमें स्टेप लेना चाहिए ताकि वो बहुत ज़्यादा थकन का, ज़हनी दबाव का शिकार ना हो, कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी भी वो कर सकें साथ।
जी बिल्कुल, देखें ये तो आपको अपनी बाउंड्री सेटिंग करनी पड़ेगी ना, कि मैं अब 3 दिन देर तक क्लिनिक करता हूँ, 3 दिन मैं ऑफ करता हूँ शाम को, ठीक है, तो ये मेरा एक है कि उसमें मैं अपना काम कर लिया, फैमिली को टाइम दे लिया वीकेंड पे। सो आपको अपनी सिस्टम नहीं करेगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये होता है ना कि आप अपना दिमाग उस पैसे पे ट्यून कर लेते हैं। वो जिस तरह टैक्सी का मीटर चलता है, आपको पता है कि मरीजों का मीटर चल रहा है, और उससे ह्यूमन माइंड फिर बच नहीं सकता, और लेजिस्लेशन कोई है नहीं कि आपने दिन में इससे ज्यादा मरीज नहीं देखने। उसामा, ये भी एक वजह हो सकती है कि हॉस्पिटल में मरीज जो है वो इस कंडीशन के अंदर होते हैं, फिर उनके लवाहिकीन जो है वो भी डॉक्टर को बार बार बुला रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और वो भी अपनी राय दे रहे होते हैं, तो इन चीज़ों से भी डॉक्टर जो हैं वो कोई फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं थोड़े से। मैं आपको मिसाल एक देता हूँ। मैं आयरलैंड में था तो साइकाट्रिस्ट ऑन कॉल था, रात को मेरे पेशेंट्स आ रहे थे, मैं देख रहा था, तो एक बुजुर्ग आदमी मुझे वो 1 बजे अस्पताल में आए और सुबह 6 बजे तक उनको किसी ने अटेंड नहीं किया। 7:30 बजे उन्होंने मुझे कहा कि जी आप अंदर नर्स को, ही वाज क्वाइट टोल्ड, नर्स को बता दें कि मैं बैक एक के लिए आया था, तो मेरा नंबर नहीं आया, यहाँ पे मरीज़ सीरियस बहुत ज़्यादा थे, तो अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ, मैं जीपी को फ़ोन करता हूँ, मैं जीपी से पैरासीटामोल ले लूँगा। और आप सोचें कि यहाँ पे सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी में किसी को 2 घंटे इंतजार करना पड़े, तो वो आपके चैनल वालों को बुला लेगा कि जी अस्पताल डॉक्टर जो हैं ये बड़ी उस तरह की मखलूक हैं और इन्होंने हमें। सो ये बात है ना कि आपको अगर मरीज ज़्यादा हैं तो आप डॉक्टर्स की मैनेजमेंट करें। उस एक डॉक्टर पे जो 10 मरीजों का बोझ उठा सकता है, उस पर आप 100 का डालेंगे तो वो 10 भी नहीं देख पाएगा। आप ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? डॉक्टर उसामा, मैनेजमेंट क्या करें? यहाँ पर इस तरह होता है कि अगर नाइट शिफ्ट में कोई एक डॉक्टर होता है तो वो भी समहाउ अवेलेबल नहीं होता। सरकारी अस्पतालों की ये सूरत हाल होती है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें स्टेट मैनेज कर भी रही होती है, लेकिन डॉक्टर खुद भी इतनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे होते। देखिए बिल्कुल, मैंने अब ये इसको हम ओवर जनरलाइज नहीं कर सकते, जिस तरह स्टेट हर जगह पे खराब नहीं करी, डॉक्टर भी। फिर देखिए एक बंदा है वो उसने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, अच्छा हमने ना बात जरा आगे से शुरू की, बहुत पीछे से भी शुरू करें तो बहुत सारे लोग डॉक्टर मर्जी से बनते ही नहीं है, वालिदैन जबरदस्ती उनको डॉक्टर बनाते हैं, वो अस्पताल जाने ही नहीं जाते, तो कहानी तो वहां से शुरू होती है। जी जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर उसामा साहब, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और हॉस्पिटल वालों को भी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट है, और अगर गवर्नमेंट है तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ना कोई आप जिम्नेजियम, कोई ना कोई आप हेल्दी एक्टिविटी इस तरह की रखें कि ड्यूटी आवर्स के दौरान भी कि वो डॉक्टर। अच्छा, मैं एक बात अगर आप इजाजत दें, एक आखिरी बात, कि मेडिसिन में ना प्रॉब्लम ये भी है कि जो ब्रिलियंट डॉक्टर्स हैं, जो बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। सही। और अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट वाली साइड पे वो डॉक्टर जाते हैं जिनके स्पेशलिटी एग्जाम, जो अमेरिका नहीं जा सका, इंग्लैंड नहीं जा सका, यहाँ पे FCPS का स्पेशलिटी एग्जाम क्लियर नहीं कर सका, वो बन गया मैनेजमेंट वाला। तो वो अपने से 200 गुना ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टरों की मैनेजमेंट कर रहा है, और वो है कि जो जिसका MBBS मुश्किल से हुआ था। बहुत तो हमें मैनेजमेंट में, पाकिस्तान में डॉक्टर कम नहीं है, पाकिस्तान में पुअरली मैनेज्ड है, तो मैनेजमेंट अगर अच्छी आ जाए तो भी हालात बहुत बेहतर हो। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा आपके वक्त का, और वाकई दोनों तरफ से ज़रूरत है, और हुकूमत भी इकदाम करती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं हम ये भी प्रैक्टिस देखते हैं डॉक्टर्स की कि उन्होंने अगर किसी गवर्नमेंट सीट पर हैं तो वहाँ अवेलेबल ही नहीं होते हैं, अस्पतालों में अपने क्लिनिक चला रहे होते हैं। लंबी ड्यूटियाँ जो है ना 24-24 घंटे के लिए, ये नहीं होनी चाहिए, कोई थोड़ा सा ब्रेक भी दरमियान में होना चाहिए। मैंने एक सरकारी हॉस्पिटल के जाके देखा कि डॉक्टर्स के लिए क्या एक्सरसाइज का, फिटनेस का इंतजाम है, तो वहाँ पे जो फैसिलिटीज थी स्पोर्ट्स के हवाले से, जिम्नेजियम के हवाले से, तो वो भूत बंगला ज्यादा लग रहा था वहाँ पे कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं थी, बुरे हाल थे। तो वहाँ पर डॉक्टर्स जाके किस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं? आपका एक्सपीरियंस अलग होगा, मेरा बहुत डिफरेंट है। मैंने देखा है डॉक्टर्स बड़े रिलैक्स भी होते हैं, अवेलेबल भी नहीं होते, सरकारी डॉक्टर्स खास तौर पर, और इनके अपने प्राइवेट क्लिनिक होते हैं, वहाँ इनकी तरजीह ज़्यादा होती है, और जो गवर्नमेंट के जो मरीज़ होते हैं वहाँ आ रहे होते हैं, तो इनकी कोशिश होती है ये प्राइवेटली उनको डील करें ताकि ये उनके क्लिनिक पे जाए, ज़्यादा पैसा कमाए, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में भी दबाव का शिकार होते हैं। यस, तो ये चीज़ अगर ना करें तो जहनी दबाव थोड़ा कम भी हो सकता है। इतना भी नहीं है कि 24 घंटे ये ड्यूटी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मार्जिन इनको मिल रहा होता है। दोनों साइड की बात होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि दोनों साइड का हम वो मामला रख दें ताकि आवाम सोच सकें कि अपने अपने एक्सपीरियंस आप भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है आपका एक्सपीरियंस एक बार हॉस्पिटल में ऐसा हो चुका है, तो यस, बहुत ठीक है, अच्छी बात है, निशानदेही की है, ये करनी चाहिए। आप भी कोई अपना एक्सपीरियंस इस तरह का है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।
हम उसको भी हाईलाइट करेंगे जनाब, उस पर भी बात करेंगे। भी ब्रेक ले ली जाए प्रोग्राम। जी जी, हम चलते हैं ब्रेक पर, देखते रहिए सुनो Stay with पाकिस्तान। us। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन कहते हैं कि तख्लीक जो है वो उम्र की मोहताज नहीं होती है, और इस बात को सच साबित कर दिखाया है एक उभरती हुई टीनेज राइटर वानिया फातिमा ने। उनका नावल डेज एंड नाइट इस वक्त नौजवानों में बेहद मकबूल हो रहा है, एक ऐसे दौर में जहाँ टीनेज के जो लोग हैं वो ज़्यादातर वक्त उनका सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग में गुजरता है। वहीं वानिया ने कलम उठाकर अपने जज्बात और मुशाहदात को कागज़ पर बिखेरने का मुश्किल रास्ता चुना है। वानिया की इस कामयाबी ने साबित किया कि अगर हौसला बुलंद हो तो छोटी उम्र में भी बड़ा मकाम हासिल किया जा सकता है। इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। उनकी तहरीर में वो पुख्तगी नजर आती है जो आमतौर पर तजुर्बाकार लिखारियों के यहाँ मिलती है। तो आज वानिया हमारे साथ मौजूद हैं ताकि हम उनकी स्टोरी जान सकें और ये भी पूछें कि उनके चैलेंजेस क्या हैं और वो अपनी इस तहरीर के जरिए माशरे और बिलखसूस अपनी नस्ल को क्या मैसेज दे रही हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान वानिया, बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया। हमें सबसे पहले तो अपने राइटिंग जर्नी के हवाले से बताइएगा कि ये किस तरह से शुरू हुई और क्या गोल था आपके माइंड। जी अस्सलाम वालेकुम। एंड मैंने शुरू की थी लिखना जब मैं 6th ग्रेड में थी। तब मुझे शुरू से लिखने का और जर्नलिंग का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा कि व्हाई डोंट आई स्टार्ट राइटिंग। तो मुझे टुक मी अ लिटिल व्हाइल और फिर हो गई। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा वानिया, टीन एज में जब हम देखते हैं कि दोस्त खेल कूद रहे हैं, मसरूफ़ हैं, और आपने पेन उठाया, इसको तरजीह दी, किसको आप फॉलो करती हैं? मैं बहुत सारी डिफरेंट बुक्स पढ़ती हूँ, डिफरेंट ऑथर्स की। तो आई फील लाइक मैं सारों से थोड़े पीसेस लेती हूँ। अच्छा वानिया, हमें ज़रा थोड़ा सा अपनी स्टोरी के हवाले से एलैबोरेट कीजिएगा। आपके नावल की स्टोरी क्या है, किस पे बेस्ड है और किससे आपने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हासिल करके ये नावल लिखा? स्टोरी है कि एक लड़की होती है जून, उसकी लाइफ फॉलो करती है ये स्टोरी। और मैंने इंस्पिरेशन ली थी, ऐसे मैंने अपने ही दोस्तों से, अपनी ज़िंदगी से, हर जगह से बिट्स एंड पीसेस लेके मैंने स्टोरी की है कंपाइल। सही। वानिया, थोड़ा सा स्टोरी के हवाले से में और भी बताएं ना, हम जानना चाहते हैं उसके बारे में। स्टोरी के बारे में ये है कि जून की चाइल्डहुड थोड़ा सा रफ होता है, उसके लिए मुश्किल होता है। और वो उसकी फैमिली एक शहर से दूसरा शहर बहुत ज़्यादा मूव करते रहते हैं। तो उसके लिए हर जगह हर 2-3 साल बाद बहुत मुश्किलात वो फेस करती है। तो उसके बारे में मैंने लिखा है, क्योंकि मेरी भी एज के, मेरे इर्द गिर्द के बहुत लोग हैं दैट फेस दी सेम चैलेंजेस, उनके साथ ही सेम चीज़ होती है। तो आई वांटेड कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो लाइफ है, वो आई पुट इनटू पर्सपेक्टिव थोड़ा सा। तो वो क्या इस करेक्टर को चैलेंजेस आए, जैसे डेज एंड नाइट्स की आपने बात की है, तो किस तरह से मॉडिफाई किया है, क्या डिस्कशन हो रही है, और ये जो करेक्टर है ये किस तरह के मराहिल से गुजर रहा है? डे एंड नाइट टाइम लैप्स भी होगा। तो जून की लाइफ ऐसे होती है कि जून बहुत सारी मुश्किलात फेस करती हैं। शी ओवरकम्स देम। उसके बहुत सारे उसके दोस्त कुछ होते हैं उसकी हेल्प करते हैं उसमें। तो उसी के बारे में। और टाइम लैप्स आता है कि जून का ट्रांजिशन होता है कि हाउ शी गोज फ्रॉम अ यंग वुमन टू अपने ओल्डर ईयर्स में, अपनी चाइल्डहुड, और हाउ एवरीथिंग शेप्स हर एज अ पर्सन। अच्छा, तो जून भी राइटर है? क्योंकि आपने कहा कि कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी भी इस तरह से है और मैं अपने लाइफ स्टाइल को भी लेकर चल रही हूँ साथ साथ। तो इसमें हम यही पूछना चाह रहे हैं कि जो कैरेक्टर है जून, ये भी राइटर है? नहीं, जून राइटर नहीं है। सही सही। ओके, अच्छा वानिया, हमें ये जी हमें ये बताएं कि आपको ये नॉवल लिखने में कितना टाइम लगा, किस किस की आपने हेल्प ली इस नॉवल को लिखने के लिए, या फिर आपने खुद ही कर लिया? मैंने लिखा तो खुद ही था और बस थोड़ी सी हेल्प मैंने दोस्तों से ऐड किया, जैसे स्टोरी के हिसाब से ऐसे लिया। मुझे टाइम, जब आप पहला ड्राफ्ट बनाते हैं उसमें बस मुझे लाइक 6 to 7 वीक्स एक ड्राफ्ट पे लगते हैं। तो आई डिड अबाउट 5 to 6 ड्राफ्ट और फिर इट टुक मी टोटल 1 साल मुझे लगा था कंप्लीट करने में। सही। अच्छा वानिया, मैंने सुना है कि आपको ख्वाब आया था, फिर आपने उस ख्वाब से इंस्पायर होकर ये कहानी लिखी है, इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में है थोड़ी सी सच्चाई, क्योंकि व्हेन आई राइट मैं थोड़ा सा हर चीज़ से मैं पीस लेती हूँ ना, तो वैसे ही। ओके वानिया, मुझे लगता है आप अपनी मदर की तरफ देख रही हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें उन्होंने लीक की।
थैंक यू सो मच Thank वानिया, you. और हमारी तरफ से बड़े बेस्ट जबरदस्त विशेस हैं काम, आपकी yes. तरह से। ये तो पहला नावल है, आप पहला नावल है, लातादाद वाकई। जबरदस्त शाहकार जनाब लिखें डेज एंड और नाइट्स और फिर सीजन सारे लिखें आप, बड़ा ज़बरदस्त काम है। और इतनी यंग एज में आप लिख रहे हैं, ये जज्बा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जहां हम देखते हैं वाकई सोशल मीडिया पर टीनेजर जो है वो स्क्रॉल कर रहे हैं, नौजवान नस्ल में ये जो फन है ये नापैद होता नापैद जा रहा है होता जा राइटिंग रहा का, है, लेकिन yes. जनाब ऐसा नहीं पढ़ना है। और लिखना, यहाँ yes. पे बहुत सारे ज़रख़ेज़ जो हैं वो मौजूद हैं और ख्वाब आते हैं और लिखते हैं ये भी बहुत अच्छी बात है। और हम अप्रिशिएट क्लोजिंग के दोराहे तक आ पहुंचे। यस, हम अब बस जाने की बात करते हैं, फिर कल फिर इजाज़त लेते हैं ना? इजाज़त लेते हैं, इजाज़त लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।